पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जियांग ने सेक्ट के बड़े बड़े महारथियों को घुटनों पर ला दिया था। उसने सरेआम असली बीस्ट किंग का डेमन कोर दिखाकर हर एक विरोधी का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। तांग तियान लोंग की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई और पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट के सामने उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जियांग ने बिना किसी शक के फर्स्ट प्लेस पर कब्जा जमाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था, जिससे पूरी सेक्ट की पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल आ गया। अब आगे आखिरकार उसने सु युनिंग के सामने खुद को बड़ा साबित करने का एक और मौका ढूंढ ही लिया। वह पूरी अकड़ के साथ चिल्लाया, होली हॉल में कदम रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम वहां जाकर आराम फरमाओ। कल्टीवेशन के सफर में हमेशा सही गाइडेंस की जरूरत होती है। क्या तुम जैसा बिना स्प्रिट रूट वाला एक निकम्मा डिसाइपल उन्हें गाइडेंस दे पाएगा? फिर उसने सु यिनिंग की तरफ देखकर बड़े रौब से कहा, जूनियर सिस्टर सु, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। मैं खुद तुम्हारी कल्टीवेशन को पर्सनली गाइड करूंगा। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे साथ बिताया हुआ एक दिन इनके साथ बिताए 10 दिनों से कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होगा। यह सुनते ही सु यिनिंग की उदास आंखों में जैसे अचानक चमक आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि हाँ, फ्यूचर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तांग तियान लोंग के पास गजब का मार्शल टैलेंट है, और जब खुद एक ऐसा योद्धा उसे गाइड करेगा तो उसकी प्रोग्रेस इन सबसे आगे क्यों नहीं निकलेगी। उनकी यह गुटबाजी देखकर वहां मौजूद बाकी डिसाइपल्स के भी होश ठिकाने आए। बात तो बिल्कुल सच है। आखिर फर्स्ट प्लेस आने से ही क्या तीर मार लिया? इन मेरिट पॉइंट्स का असली इस्तेमाल तो होली हॉल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए ही होता है ना। अब जियांग के पास चाहे जितने भी पॉइंट्स हो, क्या वो अपनी इन दो दो पत्नियों को गाइड कर पाएगा? सु यूनिंग अब भी बहुत किस्मत वाली है। भले ही वो होली हॉल में सिर्फ 1.5 दिन ही प्रैक्टिस कर पाएगी, लेकिन उसे जो फायदा मिलेगा वो जियांग की दोनों पत्नियों से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उधर सेक्ट मास्टर लिu बुचैन, जो अभी कुछ ही देर पहले ग्रेट एल्डर को नीचा दिखाकर मन ही मन खुश हो रहे थे, इस बात को सुनकर उन्होंने भी एक ठंडी सांस ली। उन्हें भी यही लग रहा था कि जियांग का होली हॉल में जाना सीधे सीधे मेरिट पॉइंट्स की बर्बादी है। यही सोचकर उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जियांग, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो मैं तुम्हारी जगह वांग चेंग जियन को होली हॉल में भेज सकता हूँ, ताकि वो तुम्हारी पत्नियों को सही गाइडेंस दे सके। इससे तुम्हारे पॉइंट्स भी बेकार नहीं जाएंगे और तुम्हारी पत्नियों को एक बेहतरीन गाइड मिल जाएगा। लेकिन सेक्ट मास्टर इस बात को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे कि यह सिर्फ एक कल्टीवेशन का मामला नहीं था, बल्कि यह जियांग और तांग तियानलोंग की दुश्मनी का, शू यिनिंग और उन दो महिलाओं के बीच के दबदबे का असली मुकाबला था। जियांग का वहां जाना बेहद जरूरी था। मास्टर, हाल ही में मुझे मार्शल पाथ को लेकर कुछ नए और गहरे इंसाइट्स मिले हैं, और मैं उन्हें अपनी दोनों मंगेतरों के साथ खुद शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सरेआम इस तरह रिजेक्ट किए जाने पर सेक्ट मास्टर लिu बुचैन की भौहें तन गई। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि जियांग ने अभी अभी पूरी सेक्ट के सामने उनका रौब और सम्मान कितना बढ़ा दिया था। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और सिर्फ सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो फिर इसका अरेंजमेंट तुम खुद ही देख लो। आखिरकार होली हॉल की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद अगर जियांग की पत्नियों का परफॉर्मेंस कमजोर रहा तो इज्जत का कचरा जियांग का ही होने वाला था, सेक्ट मास्टर लिu बुचैन का नहीं। तांग तियान लोंग ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए ताना मारा, जियांग, बेहतर होगा कि तुम सेक्ट मास्टर के इस अरेंजमेंट को मान लो। अपनी पत्नियों को किसी और से गाइड करवा लो, ताकि कम से कम वो वहां इतनी बुरी तरह ना हारे। जियांग ने उसकी तरफ एक शांत निगाह डाली और अपने हाथ में मौजूद डेमन कोर्स से भरे उस थैले को हल्के से हिला दिया। पत्थरों की तरह खनकते उन दानों की आवाज सुनते ही तांग तियानलोंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सिर्फ किस्मत के भरोसे तुम्हें ये मिल गए हैं, असली नतीजा तो अब होली हॉल के अंदर ही साफ होगा। जियांग के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान तैर गई। उसके इस पूरे शिकार के बदले उसे पूरे 180 मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले थे। अगर वो इसे तीनों में बराबर बराबर बांट भी दे तो हर कोई अकेले पूरे 5 दिनों तक वहां कल्टीवेशन कर सकता था।
तीनों के लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इतना समय काफ़ी था। अब आगे क्या तबाही होगी, यह पूरी तरह होली हॉल की उस रहस्यमयी और जादुई ताकत पर डिपेंड करता था। ठीक उसी मोमेंट पर हेवेनली सोर्ड पीक के एल्डर ली बेहद भारी मन के साथ जियांग की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। भले ही शुरुआत में एल्डर ली ने जियांग को कभी घास नहीं डाली थी और अपनी पूरी पोटेंशियल खोलकर कल्टीवेशन हासिल करने की वजह से हमेशा उसे कमजोर समझता था, लेकिन उन्होंने चेन सिलान और सु यूरेन के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया था। इसी वजह से जियांग ने भी उनके प्रति पूरी तमीज और अदब बनाए रखी। प्रणाम एल्डर ली। एल्डर ली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात सामने रखी। मुझे यहाँ मेरा डिसाइपल डिंग वांगपिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई खबर है? दरअसल उन्होंने पहले लौटकर आए डिसाइपल से पूछताछ की थी, पर उन्हें सिर्फ इतनी ही भनक लगी थी कि डिंग वांगपेंग को किसी बड़े सोल मास्टर का सपोर्ट मिल चुका है और वो डिंग फैमिली के नए यंग मास्टर बन बैठे हैं। जियांग को जैसे ही डिंग शियुआन की कही बातें याद आई, उसने वहां घटी पूरी सिचुएशन एल्डर ली के सामने साफ साफ बयां कर दी। यह खौफनाक अंजाम सुनते ही एल्डर ली का पूरा शरीर अंदर से कांप उठा। उनकी बूढ़ी आंखों में अपने डिसाइपल्स के लिए गहरा दुख साफ झलक रहा था, लेकिन इस मोड़ पर वो पूरी तरह बेबस थे। आखिरकार डिंग वांगपिंग डिंग फैमिली का खून था और यह पूरी तरह से उनका आपसी घरेलू मामला था। वो इस सेक्ट के एक बाहरी शख्स थे। उनका इस पॉलिटिक्स में दखल देने का कोई हक नहीं बनता था और अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस, मैं उसे हमेशा समझाता था कि अपने दिल को थोड़ा बड़ा रखे, इस घमंड और उतावलेपन को छोड़ दे, वरना किसी दिन वो खुद अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी कही बात इस कदर सच साबित हो जाएगी। उन्होंने अपने सामने खड़े इस शांत और फौलादी जियांग को देखा तो उनके दिमाग में एक बात कौंधी। अगर डिंग वांगपिंग के पास इस जियांग जैसी समझदारी और ठहराव का आधा हिस्सा भी होता तो शायद आज उसका यह हश्र कभी नहीं होता। यह सोचते ही जियांग के लिए उनकी नज़रों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज जियांग ने जो यह नामुमकिन और सबको चौंकाने वाला कारनामा कर दिखाया था, वो पक्का उसके इसी फौलादे कैरेक्टर की वजह से था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और जियांग के कंधे को थपथपाते हुए कहा, इस बार तुमने वाकई बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन मेरी उन दोनों होनहार डिसाइपल्स के काबिल बनने के लिए तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। अपनी इस प्रैक्टिस को इसी तरह जारी रखो। जियांग को उनका यह बदला हुआ अंदाज थोड़ा अजीब लगा। क्या वाकई ये वही लियू था जो कल तक उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था? अपने सिर को धीरे से झटकते हुए जियांग दोनों लड़कियों को लेकर होली हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल के ठीक सामने दो बिखरे बालों वाले बूढ़े आपस में फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक स्क्रिप्चर पेवेलियन का हुआंग था। जियांग को अपनी तरफ आते देख उसने तुरंत कहा, ओल्ड झेंग, यह वही लड़का है। ओल्ड झेंग कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि होली हॉल की रखवाली करने वाला एक सुप्रीम एल्डर था। उसने जैसे ही इशारा की गई डायरेक्शन में देखा, उसकी आंखों में गहरा शक गहरा गया। इसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत नीचे है, सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फोर्थ लेयर। क्या तुमने बहुत ज्यादा बेकार किताबें पढ़ ली हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया है? तुम्हें इस लड़के से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। हुआंग ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाई। मैंने आज तक किसी को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं की है। झेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। ठीक है, अभी अभी ये लोग डेमन बिस्ट का शिकार करके लौटे हैं ना। चलो देखते हैं कि तुम्हारे इस चहीते डिसाइपल ने इस मिशन में क्या उखाड़ा है। उम्मीद है उसने सिर्फ एक मैरिट पॉइंट ना कमाया हो। यह सुनते ही हुआंग का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वो तो बस जियांग की कल्टीवेशन तकनीक को समझने की गजब की एबिलिटी का दीवाना था। मार्शल पाथ में उसका फ्यूचर क्या होगा, इस बात का अंदाजा खुद उसे भी नहीं था, लेकिन वो जियांग के इस खतरनाक पोटेंशियल को सबके सामने खोलना भी नहीं चाहता था, ताकि सेक्ट की पॉलिटिक्स शुरू ना हो जाए। इसलिए वो खुलकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, जो भी हो वो सबसे अलग है, तुम्हें उसे ही वोट देना होगा। झेंग पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में कहा, पहले देख लेते हैं।
आसपास नजर घुमाकर उसने देखा कि लगभग सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी भारी आवाज पूरी हॉल में गूंज उठी। एक लाइन में खड़े हो जाओ और एक एक करके अपने मेरिट पॉइंट्स रजिस्टर करवाओ। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि ये सामने खड़ा शख्स एक सुप्रीम एल्डर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई चालाकी कर सके। तांग तियानलोंग जैसे घमंडी डिसाइपल भी इस वक्त एक सीधे बच्चे की तरह अपना सारा रौब भूलकर चुपचाप लाइन में लग गया। ज्यादातर डिसाइपल्स का रजिस्ट्रेशन करते हुए झेंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही तांग तियानलोंग के 41 मेरिट पॉइंट सामने आए, उसने तारीफ में अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। अब अगली बारी जियांग की थी। हुआंग भी अपनी गर्दन उचकाकर उत्सुकता से देखने लगा और बड़बड़ाया, इस लड़के को मेरी नाक नहीं कटवानी चाहिए। बहुत पापड़ बेलकर मैंने इसे रेकमेंड किया है। जेंग ने जियांग पर एक गहरी नजर डाली और कड़क आवाज में पूछा, कितने मेरिट पॉइंट्स हैं? जियांग ने रिवार्ड एंड पनिशमेंट हॉल के डीकन से मिला सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने रख दिया। झेंग ने सरसरी नजर से उस पर देखा और उसके होश उड़ गए। 80! तांग तियानलोंग के सिर्फ 40 थे और इस लड़के के पास उससे दोगुने पॉइंट्स थे। यह वाकई दिलचस्प था। अब उसे समझ आया कि हुआंग को इस पर इतना भरोसा क्यों था। 80 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। झेंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने सर्टिफिकेट को बारीकी से चेक करना शुरू किया, उसके चेहरे की मुस्कान वहीं की वहीं जम गई, क्योंकि उसने 80 के ठीक पहले लिखे दो शब्द पर ध्यान नहीं दिया था। वहां लिखा था 100। 180। झेंग के मुंह से हैरानी के मारे एक चीख सी निकल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कैसे मुमकिन है? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक डेमन बीस्ट मारने पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 180 पॉइंट्स का मतलब क्या यह था कि उसने अकेले ही 18 खतरनाक डेमन बीस्ट को ढेर कर दिया था? क्या 100 बीस्ट्स माउंटेन के वे खूंखार मॉन्स्टर्स लकड़ी के पुतले बन चुके थे, जो वहां सीधे खड़े रहकर इसके एक ही वार में मरने का इंतजार कर रहे थे? उसे शक होने लगा कि कहीं यह सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है। उसने जब और गहराई से उसकी डिटेल्स पढ़ी तो उसके कान के पर्दे सुन्न हो गए। मुंह से अचानक निकला, 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डेमन बीस्ट और एक कोर फॉर्मेशन लेवल का डेमन बीस्ट। रुको रुको, क्या कोर फॉर्मेशन डेमन बीस्ट? जेंग ने झटके से अपना सिर उठाया और जियांग की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने वाकई एक कोर फॉर्मेशन लेवल के डेमन बिस्ट को मौत के घाट उतारा है? जेंग के इस भयानक रूप को देखकर जियांग भी एक पल के लिए सहम गया। उसने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की और सीधे कहा, वो पहले से ही बहुत बुरी तरह जख्मी था। मैंने बस सही मौके का फायदा उठाकर उस पर आखिरी वार कर दिया। लेकिन जेंग असलियत बहुत अच्छे से जानता था। एक मरता हुआ खूंखार जानवर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो जानवर अपनी पूरी ताकत से तबाही मचाता है। बिना किसी नेक्स्ट लेवल की असली स्किल के उसे खत्म करना नामुमकिन था। तभी हुआंग भी धक्का मुक्की करते हुए वहां बीच में घुस आया। सर्टिफिकेट पर दर्ज उस तबाही को देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। फिर उसने पूरे रौब और गर्व से तंज कसा, क्यों ओल्ड जेंग, अब भी कहना चाहते हो कि मेरी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं? झेंग बिना पलक झपकाए जियांग को देखता रहा। आज उसे दिल से इस बात को कबूल करना ही पड़ा कि हुआंग ने वाकई एक बेहद खतरनाक और अनमोल हीरा ढूंढ निकाला था। झेंपते हुए उसने उखड़े हुए लहजे में कहा, अभी इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। पहले देख तो लें कि वे होली हॉल में कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद उसने जियांग और दोनों लड़कियों को आगे जाने का रास्ता दे दिया। जैसे ही उन लोगों ने होली हॉल के भीतर कदम रखा, चारों तरफ से घने कोहरे का एक सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। आलम यह था कि सामने का कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो चुका था। कोहरा। जियांग एक पल के लिए चौंका, फिर असलियत भांपते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
स्पिरिचुअल क्यूआई का कोहरा। जब स्पिरिचुअल क्यूआई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तभी वो इस तरह गाढ़े कोहरे में बदलती है। जियांग ने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खतरनाक और भरपूर स्पिरिचुअल क्यूआई कहीं नहीं देखी थी। अब उसे समझ आया कि हर कोई इस होली हॉल में कल्टीवेशन करने के लिए क्यों तड़पता है। यहाँ सिर्फ कुछ दिन गुजारने का मतलब था एक सीधा और पक्का ब्रेक थ्रू। वो दोनों लड़कियों को लेकर एक कोने में गया और फुसफुसाते हुए बोला, जो मेंटल मेथड मैंने तुम्हें सिखाया है उसे एक्टिवेट करो और देखो कि क्या कोई कमजोरी नजर आती है। इस माहौल में कल्टीवेशन की स्पीड पूरी तरह से स्प्रिट रूट और कल्टीवेशन टेक्निक पर टिकी थी। स्प्रिट रूट एब्जॉर्वेशन की स्पीड बढ़ाता था और कल्टीवेशन टेक्निक उसे रिफाइन करने की स्पीड को। ये दोनों जितने हाई ग्रेड के होंगे, कल्टीवेशन की रफ्तार उतनी ही खतरनाक होगी। दोनों लड़कियां समझ गईं कि ऐसा शानदार मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गईं और अपनी टेक्निक को रन करने लगीं। आमतौर पर उन्हें ली किंग फेंग गाइड करता था, लेकिन इस वक्त वो जिस मेंटल मेथड की प्रैक्टिस कर रही थी, वो जियांग का दिया हुआ प्रोफाउंड लेवल का सीक्रेट मेथड था। ली किंग फेंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो उनकी कमियों को कभी पकड़ ही नहीं पाया। अब जैसे ही दोनों ने प्रैक्टिस शुरू की, जियांग की पारखी नजरों ने उनकी दर्जनों गलतियां पकड़ ली। जियांग के एक एक करके टोकने के बाद उनके मेंटल मेथड की स्पीड दोगुने से भी ज्यादा तेज हो गई। चेन सिलांग ने एक्साइटमेंट में कहा, थैंक यू, थैंक यू मेरे हस्बैंड, फर्स्ट क्लास। 5 दिनों के बाद कौन जानता है मैं किस मुकाम पर पहुंच जाऊंगी। इस वक्त वो क्यू आई कल्टीवेशन की 9th लेयर पर थी। दूसरी तरफ सु यूरेन पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट लेयर पर पहुंच चुकी थी। जियांग के मन में भी एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। वो खुद भी तुरंत वहीं बैठ गया और गहरी शांति के साथ कल्टीवेशन में डूब गया। वो तीनों ही जियांग के ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जियांग के पास एक ट्रांसपेरेंट स्पिरिट रूट था, सु यूरेन के पास 7th ग्रेड स्पिरिट रूट और चेन सिलांग के पास 6th ग्रेड स्पिरिट रूट था। पूरे 1.5 दिन बीत जाने के बाद जियांग ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रों में एक कातिलाना चमक थी और नस नस में स्पिरिचुअल पावर दौड़ रही थी, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 5th लेयर, वो भी सिर्फ 1.5 दिन में। ये कामयाबी वाकई होश उड़ा देने वाली थी। जब उसने मुड़कर चेन सिलांग और सु यूरेन की तरफ देखा, तो चेन सिलांग ने कामयाबी के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेवल अचीव कर लिया था और सु यूरेन 2nd लेयर पर पहुंचकर सु इनिंग के बराबर खड़ी हो चुकी थी। हालांकि वक्त के साथ उनकी कल्टीवेशन स्पीड थोड़ी धीमी होने वाली थी, फिर भी पूरी उम्मीद थी कि इस बचे हुए टाइम में वो एक और बड़ा धमाका करेंगी। होली हॉल के एंट्रेंस पर ज्यादातर डिसाइपल्स पहले ही बाहर निकल चुके थे। टांग तियानलोंग और सु यूनिंग उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कल्टीवेशन किया था। सु यूनिंग के चेहरे पर इस वक्त कामयाबी की गजब की खुशी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सीनियर ब्रदर तांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टांग तियानलोंग के गाइडेंस और होली हॉल के इस खतरनाक माहौल की बदौलत उसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 3rd लेयर हासिल कर ली थी। टांग तियानलोंग ने एक घमंडी मुस्कान के साथ पीछे होली हॉल की तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, 3 दिन बाद यहीं वापस आना और देखना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो भी उन दोनों लड़कियों को इस तरह लेवल अप करवा पाता है जैसा दबदबा मैंने आज दिखाया है। 2 दिन और बीत गए। जियांग ने एक और धमाका करते हुए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 6th लेयर को छू लिया। उसने कल्टीवेशन जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी मेरिडियंस में एक मीठा सा दर्द उठने लगा। मिक्स स्पिरिचुअल पावर की वजह से उसकी एनर्जी का फ्लो अटक रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो उसका बेस अभी कमजोर था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के इस ऊंचे स्टेज पर पहुंचने के बाद हर एक लेवल के लिए एक बेहद सॉलिड बेस की जरूरत होती थी। लगातार 2 लेयर्स का ब्रेक थ्रू करना ही उसकी आखिरी लिमिट थी। वो बिना सोचे समझे बस आंखें बंद करके आगे नहीं भाग सकता था। हारकर उसे अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। यह देखकर कि अभी भी 2 दिन का वक्त बाकी है, उसे बीस्ट किंग के साथ हुई अपनी वो खूंखार भिड़ंत याद आ गई। मुझे अपनी मूवमेंट तकनीक सॉलिटरी वाइल्ड्स गूज शैडो को और भी रिफाइन करना होगा
और वांडरिंग ड्रैगन पाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बस उसने तुरंत अपनी कल्टीवेशन की दिशा बदली और इन खतरनाक टेक्निक्स की प्रैक्टिस में जुड़ गया। आधे दिन से ज़्यादा की कड़ी मेहनत के बाद उसने जैसे ही अपने पैर के अंगूठे पर जोर दिया, वो एक जंगली हंस की तरह हवा में बिल्कुल हल्का हो गया और सिर्फ एक कदम में 10 फीट से ज़्यादा लंबी छलांग लगा दी। हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट गेल पर्ल के असर से भी कई गुना ज्यादा दमदार। जियांग के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान तैर गई। सेकेंड फॉर्म ग्रेट सक्सेस। अब बारी थी वांडरिंग ड्रैगन पाम को मास्टर करने की। उस मूवमेंट टेक्निक के मुकाबले स्पाम टेक्निक को सीखना काफ़ी आसान था। सिर्फ आधे दिन से भी कम वक्त में उसने इसके सेकेंड फॉर्म पर भी पूरी तरह महारत हासिल कर ली। ड्रैगन कंट्रोल। जैसे ही उसने हवा में एक जोरदार पंच मारा, एक खूंखार ड्रैगन की गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उस वार की ताकत इतनी खतरनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 6th लेयर की इस कल्टीवेशन पावर के सामने शेम रिल्म का कोई भी डिसाइपल इस एक पंच को झेलने की औकात नहीं रखता था। उस पंच की भयंकर एनर्जी कोहरे को चिरती हुई आगे निकल गई। इस वक्त होली हॉल के भीतर उन तीलों के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए जियांग ने भी अपने आसपास की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लेकिन किसे पता था कि तभी कुछ ही दूरी से अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज आएगी। आह, कौन है ये बदतमीज? देखकर नहीं चल सकते क्या? जियांग एक पल के लिए सन्न रह गया। इस जगह भला अभी भी कोई कैसे बच सकता है? आज तो चौथा दिन था। अब तक तो सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को यहाँ से चले जाना चाहिए था। खैर, जो भी हो, गलती ही सही, पर चोट तो उसकी वजह से लगी थी। उसने बिना देर किए नरमी से कहा, फेरी, मुझे बेहद अफसोस है। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन सामने वाली कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो इतनी आसानी से मान जाए। वो गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाई, अगर माफी मांगने से ही काम चल जाता तो इस दुनिया में ताकतों और पंचों की क्या जरूरत थी? चुपचाप सीधे खड़े रहो, अब मैं भी तुम्हें एक पंच मारूंगी। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिखने में वो एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि उसका पंच कितना ही भारी होगा। चलो, एक बार मार लेने देते हैं ताकि ये फालतू का झगड़ा यहीं खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो पंच जियांग की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक पूरी तरह बदल गए। उस एक वार के पीछे कोर फॉर्मेशन रिल्म्स की जानलेवा ताकत छिपी थी। क्या वो उसे सीधे मौत के घाट उतारना चाहती थी? अब सीधे खड़े रहने का मतलब था खुद की तबाही। जियांग ने तुरंत अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और पैतरा बदलते हुए वहां से चकमा दे दिया। मिस, वो सब अनजाने में हुआ था। इसके लिए इतना खतरनाक वार करने की क्या जरूरत है? मगर वो लड़की तो जैसे बिना दिमाग के जिद पर अड़ चुकी थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे मारा, अब मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला कर रहूंगी। जियांग के माथे की नसें तन गई। कोई इतना अजीब और बददिमाग कैसे हो सकता है? ऊपर से कुछ ही दूरी पर सुयुरेन और चेन सिलांग अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। अगर इस लड़ाई का असर उन पर पड़ा तो भारी नुकसान हो सकता था। यह सोचते ही जियांग का गुस्सा भी 7वें स्थान पर पहुंच गया। अगर ऐसी बात है तो चलो देख लेते हैं कि तुम में कितना दम है। उसने तुरंत अपनी जगह बदली ताकि उस गुस्सैल लड़की को उन दोनों से दूर ले जा सके। जियांग के कदमों की आहट सुनते ही वो पागल लड़की उसके पीछे लपकी। उस घने कोहरे के बीच वो पागलों की तरह अपने पंच हवा में लहरा रही थी। उसका हर एक वार इतना खतरनाक था कि जियांग के दिल की धड़कनें बढ़ा दे। खुशकिस्मती से स्पिरिचुअल क्यूआई का वो गाढ़ा कोहरा आंखों के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था, जिसकी वजह से उस लड़की को साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी ताकत आधी रह गई थी। वरना जियांग के लिए उससे पार पाना नेक्स्ट लेवल नामुमकिन हो सकता था। वरना जियांग के लिए उससे पार पाना मुश्किल हो जाता। अब जियांग ने भी ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा। उस लड़की के पास लड़ाई का कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस आंखें बंद करके अंधाधुन वार किए जा रही थी। हवा में गूंजती आवाजों से जियांग को उसकी सही पोजीशन का अंदाजा लग रहा था। जियांग ने पलक झपकते ही अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया और साए की तरह उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। कोहरे की ओट से उसने सीधे ड्रैगन कंट्रोल का एक जोरदार पंच जड़ दिया।
बिना यह सोचे कि वो सही निशाने पर लगेगा या नहीं, उसने एक के बाद एक कई पंच मारे और तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया, ताकि उसे पलटवार का मौका ही न मिले। लगातार 3 बार खाली गए और तभी अचानक एक पंच सीधे निशाने पर लगा, धड़। लड़की दर्द के मारे बिलबिला उठी और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चिल्लाई, कमीने, बाहर निकल, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। जियांग ने उसकी आवाज का पीछा करते हुए ठीक उसके हाथ पर एक और सटीक पंच दे मारा। दर्द से तड़पते हुए उसने पूरी ताकत से एक किक मारी, लेकिन जियांग तो पहले ही अपनी मूवमेंट टेक्निक से वहां से रफू चक्कर हो चुका था। उसकी वो खतरनाक किक सिर्फ खाली हवा में लहरा कर रह गई। ये आंख मिचौली पूरे आधे दिन तक चलती रही। जियांग के कंधे पर बस गलती से एक हल्का सा वार छू कर निकल गया था, जिससे वहां मामूली खरोच आई थी। लेकिन उस बेवकूफ लड़की को जियांग ने कितने पंच रसीद किए थे, इसका तो खुद उसे भी अंदाजा नहीं था। आखिरकार वो इस मार को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और होली हॉल से बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई। इस वक्त एल्डर हुआंग और सुप्रीम एल्डर झेंग बाहर आराम कुर्सी पर लेटे हुए धूप सेक रहे थे। एल्डर हुआंग ने वक्त की तरफ देखा और बोला, लगभग 5 दिन पूरे होने वाले हैं। वो लड़का अब बाहर आता ही होगा। सुप्रीम एल्डर झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी मत मचाओ। जब वो बाहर आएगा तो मैं खुद चेक करूंगा कि उसने क्या तीर मारा है। अगर उसकी कल्टीवेशन में कोई सुधार नहीं हुआ तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी नाक बचाऊंगा। तभी अचानक होली हॉल का भारी दरवाजा झटके से खुला। नंगोंग अपनी आंखें मलते हुए रोती बिलखती बाहर आई। वाइस पवेलियन मास्टर, जल्दी आइए, अंदर किसी ने मुझे बहुत गंदा मारा, बचाओ। उन दोनों के कान के पर्दे जैसे सुन्न हो गए और वो झटके से अपनी जगह पर उठकर बैठ गए। नंगोंग की ये खस्ता हालत देखकर दोनों के होश उड़ गए। उसकी नाक सूजकर लाल हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत गुलाबी ड्रेस पंचों की मार से चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी और उसके काले घने बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। एक पल के लिए तो वो दोनों पहचान ही नहीं पाए कि ये वही क्यूट सी लड़की है जिसे यू युनजी एक खास मेहमान के तौर पर लाया था और जो हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की एक बेहद सम्मानित वीआईपी गेस्ट थी। जब नंगोंग ने होली हॉल के भीतर जाकर कल्टीवेशन करने की इच्छा जताई थी तो उन लोगों ने बड़े आराम से उसे परमिशन दे दी थी, लेकिन वो अंदर से ऐसी बदहाल होकर बाहर निकलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। होली हॉल के मैनेजर होने के नाते सुप्रीम एल्डर झेंग ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, मिस नंगोंग, अंदर आखिर क्या हुआ है आपके साथ? आपने अपने सामने इतनी बड़ी पावर को खड़ा देख नंगोंग के सब्र का बांध टूट गया और वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। अंदर किसी ने मुझे बहुत गंदा मारा है, बचाओ। इस वक्त होली हॉल के भीतर जियांग और उसकी दोनों पत्नियों के अलावा भला कौन बचा था? उन दोनों लड़कियों का कल्टीवेशन लेवल तो बहुत नीचे था, यानी नंगोंग की ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ जियांग ही हो सकता था। नंगोंग ने कुछ देर वहां रोते हुए यू युनजी का इंतजार किया, पर जब वो कहीं नजर नहीं आया तो वो चीखती चिल्लाती हुई अपने बैकअप को बुलाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई। उसे इस तरह जाते देख सुप्रीम एल्डर झेंग पूरी तरह शॉक रह गया। अगर मुझे समझने में कोई भूल नहीं हुई है तो नंगोंग हेवेलनी मैकेनिज्म पवेलियन की नंबर 1 टैलेंटेड डिसाइपल है और अभी कुछ ही समय पहले उसने कॉर फॉर्मेशन रिल्म में कदम रखा था। ऐसी खतरनाक कल्टीवेटर को जियांग ने कूट दिया। एल्डर हुआंग के भी होश उड़ चुके थे। उसने झटके से अपने चेहरे को साफ किया। गजब है, ये लड़का अब कोर फॉर्मेशन रिल्म के कल्टीवेटर को भी धूल चटा सकता है। आखिर किस लेवल के मॉन्स्टर पर मेरी नजर पड़ी थी। कुछ ही देर बाद जैसे ही कल्टीवेशन का समय खत्म हुआ, तीनों लोग हॉल से बाहर निकल आए। सुप्रीम एल्डर झेंग और एल्डर हुआंग ने तुरंत जियांग की तरफ देखा। उन्हें लगा था कि कोर फॉर्मेशन रिल्म की कल्टीवेटर से भिड़ने के बाद वो थोड़ा बहुत तो जख्मी जरूर हुआ होगा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उन दोनों बूढ़ों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंधाधुंध पंच बरसाने की वजह से जियांग के हाथों की खाल भले ही थोड़ी छील गई थी, पर पूरे शरीर पर एक भी खरोंच तक नहीं थी। सुप्रीम एल्डर झेंग ने एल्डर हुआंग की पीठ थपथपाते हुए कहा, ओल्ड हुआंग,
ये जियांग वाकई नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है। ठीक है, मेरा वोट अब सीधे इसी के खाते में जाएगा। इसी बीच तांग तियानलोंग और सु यूनिंग भी वहां एक साथ पहुंच गए। तमाशा देखने के शौकीन कुछ दूसरे डिसाइपल्स भी धीरे धीरे वहां जुटने लगे। यहाँ तक कि ली किंग फेंग भी उसके स्वागत के लिए वहां पहुंच चुका था। कुछ ही देर पहले जो होली हॉल का एंट्रेंस बिल्कुल शांत था, वो अब पूरी तरह से गर्मा गया था। तांग तियानलोंग ने घमंड में अपने हाथ समेटे और बेहद तंजिया लहजे में बोला, तो कैसा रहा? फर्स्ट प्लेस पर आ गए क्या? अब ये मत कहना कि पूरे 5 दिन के कल्टीवेशन के बाद भी तुम्हारी दोनों पत्नियां फर्स्ट लेयर का ब्रेक थ्रू तक नहीं कर पाई। शू यूनिंग की आंखों में एक अलग ही घमंड चमक रहा था। उसने पूरे रौब से कहा, सीनियर ब्रदर तांग के गाइडेंस की बदौलत मैंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की थर्ड लेयर को हासिल कर लिया है, और मैंने तो सिर्फ 1.5 दिन ही कल्टीवेशन किया था। चेन सिलांग बहन, तुम दोनों तो पूरे 5 दिन तक अंदर थी। अब ये मत कहना कि तुम लोग मुझसे आगे निकलना तो दूर, मेरे आसपास भी नहीं फटक पाई। ली किंग फेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सु यूनिंग को क्या बीमारी है। आमतौर पर तो वो बहुत सुलझी हुई और शांत लड़की थी। भले ही दूसरों के सामने थोड़ा रौब जमाती थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। लेकिन जब भी जियांग का मामला आता, वो न जाने क्यों एक तीखी मिर्ची की तरह बर्ताव करने लगती और हर किसी से दुश्मनी मोल ले लेती थी। ये तीनों लड़कियां उसी की डिसाइपल्स थीं और तीनों ही गजब की टैलेंटेड थी। वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कि ये दुश्मनी उनके रिश्ते को खराब करे, इसलिए उसने चेन सिलांग और सु यूरेन का बचाव करने की कोशिश की। येनिंग, तुम्हें सीनियर ब्रदर तांग का डायरेक्ट गाइडेंस मिला था, इसलिए तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तेज होना लाजमी था। इन दोनों को अपनी राह खुद ढूंढनी थी, तो अगर इनकी प्रोग्रेस बहुत बड़ी नहीं भी है, तब भी काबिले तारीफ है। उनका मजाक मत उड़ाओ। सु यिनिंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसने पूरे 3 दिन सिर्फ इसलिए इंतजार किया था ताकि वो अपनी आंखों से इनकी औकात और बेइज्जती देख सके। वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ देती। इसलिए उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के रूखे लहजे में कहा, मास्टर, मैं आपके हुक्म का मान रखते हुए इनका मजाक नहीं उड़ाऊंगी, लेकिन क्या आप बाकी लोगों को उनका मजाक उड़ाने से रोक पाएंगे? इज्जत खुद कमाई जाती है, कोई खैरात में नहीं देता। इन्होंने गलत इंसान को चुना, गलत बैकअप का हाथ थामा। अगर दुनिया इन पर हंसेगी तो वो इनका अपना फैसला है, इसके लिए वो किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। ली किंगफेंग का सिर दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज ये तीनों लड़कियां आर पार की लड़ाई लड़कर ही मानेंगी कि सेक्ट में किसका दबदबा रहेगा। वो बस यही दुआ कर रहा था कि चेन सिलांग और सु यूरोन की प्रोग्रेस इतनी भी बुरी ना हो जिससे किसी की नाक कटे। वहां खड़े तमाशाबीन डिसाइपल्स भी कानाफूसी करने लगे थे। 90% चांस है कि इन दोनों लड़कियों का कोई लेवल अप नहीं हुआ है। मुझे भी यही लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई होगी। भले ही होली हॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खतरनाक है, पर उसे संभालने के लिए एक दमदार कल्टीवेशन टेक्निक भी तो होनी चाहिए। स्विनिंग की तरह उनके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 8th लेयर का सीनियर ब्रदर गाइड करने के लिए नहीं था, जो वो खुद से इतनी आसानी से कल्टीवेशन कर पाती। लेकिन भाई, उन्होंने पूरे 5 दिन कल्टीवेशन किया है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो ये तो सरेआम थूथू होने वाली बात हो जाएगी। हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा था। सु यूरेन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने सु यिनिंग की तरफ देखा और कहा, बहन, बस भी करो। आखिर अपनों के बीच ये कैसी सेक्ट की पॉलिटिक्स और कैसा मुकाबला। सारे बाहरी लोग इस वक्त उनकी थूथू देखने के लिए ही वहां तमाशा देख रहे थे। सु यूनिंग को भी आखिर अपनी इस बहन का लिहाज आ ही गया। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे कोई मुकाबला नहीं करूंगी, लेकिन चेन सिलांग, आज तुम अपनी औकात दिखाए बिना यहां से बचकर नहीं निकल सकती। जब बात सरेआम नाम लेकर ललकारने पर आ गई, तो चेन सिलांग के पास भी कदम पीछे खींचने की कोई वजह नहीं बची थी। वैसे भी अब उसे किसी से डरने या पीछे हटने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी। सुइनिंग, तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। चेन सिलोंग को खेल शुरू होने से पहले ही मालूम था कि जीत उसी की होगी, क्योंकि वो अब जियांग की औरत थी। चाहे सु यूरेन हो या वो खुद,
जब से उन्होंने जियांग का हाथ थामा था, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और वो कामयाबी के आसमान को छू रही थी। ऐसे में सु यूनिंग भला उससे जीतने का ख्वाब भी कैसे देख सकती थी। सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आज वो जिस ऊंचे मुकाम पर खड़ी थी, वो असल में सु यूनिंग का ही होने वाला था। पर सु यूनिंग ने खुद ही लात मारकर उस सुनहरे मौके को अपनी बहन की झोली में डाल दिया और आखिरकार वो किस्मत चेन सिलांग के हिस्से आ गई। क्या? तो क्या तुमने वाकई कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है? सु इनिंग यह सुनकर एक पल के लिए चौंकी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और चेहरे पर घमंड वापस ले आई। तुम अंदर जाने से पहले सिर्फ क्यू आई कल्टीवेशन की 9th लेयर पर रेंग रही थी, है ना? अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी और तुमने जैसे तैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का रेलम अचीव भी कर लिया होगा, तब भी तुम्हारी ये प्रोग्रेस मेरे सेकंड लेयर से थर्ड लेयर के ब्रेक थ्रू के सामने कहीं नहीं टिकती। तांग तियान लोंग ने बेहद उतावलेपन में अपने हाथ समेटे और रौब जमाते हुए कहा, जियांग, अपनी औरत से कहो कि वो तुरंत अपनी कल्टीवेशन पावर सबके सामने दिखाए। तुम तो पहले बड़े चौड़े हो रहे थे ना, खुद को नंबर 1 बता रहे थे। आज मैं भी जरा देखूं कि तुम फिर से मेरे ऊपर अपना दबदबा कैसे बनाते हो। ली किंगफेंग ने माहौल को भांपते हुए एक ठंडी सांस भरी। उसे पूरा यकीन था कि मुकाबला चाहे जैसा भी हो, चेन सिलांग का हारना बिल्कुल पक्का है। अगर उसने सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हासिल भी कर लिया हो, तब भी इसमें ढिंढोरा पीटने जैसी कोई बात नहीं थी। ठीक वैसा ही सु यूनिंग ने कहा था। क्यू आई कल्टीवेशन की 9th लेयर से उठकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच के खतरनाक फासले के सामने कुछ भी नहीं था। ऊपर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेयर पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बिना किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के इसके लिए एक बेहद पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक की जरूरत होती है और चेन सिलांग की कल्टीवेशन टेक्निक तो अभी शुरुआती दौर में थी। बिना किसी के गाइडेंस के उसका यह ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल था। वहां खड़ी कुछ बेहद खूबसूरत और घमंडी डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगी। तुमने उस दिन देखा नहीं था जब जियांग फर्स्ट आया था, तो ये चेन सिलांग कैसे हवा में उड़ रही थी। उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि उसने किसी बहुत बड़े 30 मार खां से शादी कर ली है। ज्यादा दिन की चांदनी नहीं है। देखना, अभी कुछ ही सेकंड में इसकी सारी हंसी गायब होने वाली है। चेन सिलांग की आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। जब सु यूनिंग अपनी औकात देखने के लिए जिद पर अड़ ही चुकी थी, तो वो भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गई। उसने जैसे ही अपनी चेतना को समेटा, उसके शरीर के भीतर से स्पिरिचुअल पावर का एक खतरनाक सैलाब धीरे धीरे बाहर उभरने लगा। वहां मौजूद हर एक शख्स की नजरें वहीं की वहीं जम गई। जैसे इन लोगों ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम की उस भयंकर स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया, सबके होश उड़ गए और पूरे सेक्ट की पॉलिटिक्स एक पल में पलट गई। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम, इस कमजोर लड़की ने सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेवल हासिल कर लिया। वहां खड़ी वो खूबसूरत डिसाइपल्स जलन के मारे अपने दांत पीसने लगी। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसकी किस्मत कितनी गजब है यार, बिना किसी के गाइडेंस के भी ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में कामयाब हो गई। और अगर इसने ब्रेक थ्रू कर भी लिया तो क्या हुआ, ये अभी भी सु इनिंग की बराबरी कभी नहीं कर सकती। ऊपर से इसने पूरे 5 दिन कल्टीवेट किया है, जबकि सु इनिंग ने सिर्फ 1.5 दिन में ये मुकाम पाया था। क्या इसे जरा भी शर्म नहीं आती? तांग तियान लोंग का भी दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम में कदम रख चुकी थी। बिना जियांग के सीधे गाइडेंस के भी उसने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया। ये तो वाकई अकल्पनीय था। सु यिनिंग ने हालांकि खुद को इस झटके के लिए पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने चेन सिलोंग को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम में देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कड़वे सच को हजम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके दिल को तसल्ली देने के लिए बस एक ही बात बची थी कि चेन सिलांग ने यह मुकाम पूरे 5 दिन लगाकर पाया था, जबकि उसने खुद सिर्फ 1.5 दिन में बाजी मार ली थी। इसी घमंड में उसने तंज कसा, कुछ खास नहीं है। लेकिन अभी उसके मुंह से ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे
कि उसने नोटिस किया कि चेन सिलांग की स्पिरिचुअल पावर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कोहरे की तरह लगातार बाहर ब्लास्ट हो रही थी। पलक झपकते ही उसकी पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सेकेंड लेयर को पार कर गई और सीधे परफेक्ट स्टेज पर जाकर रुकी। ली किंग फेंग खुशी के मारे झटके से अपनी जगह से उछल पड़ा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सेकेंड लेयर का परफेक्ट स्टेज। उसकी आवाज में एक गजब का उत्साह था। शिलांग, तुमने ये तबाही कैसे मचाई? क्यू आई कल्टीवेशन के नाइन्थ लेयर से सीधे सेकेंड लेयर के परफेक्ट स्टेज तक का ये सफर एक ही बार में तय करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं खुद भी तुम्हें दिन रात कल्टीवेट करवाता तब भी शायद इतना खतरनाक रिजल्ट कभी नहीं आता। वहां खड़ी वो सभी खूबसूरत डिसाइपल्स बिल्कुल गूंगी बन चुकी थी, मानो उनके कान के पर्दे सुन्न हो गए हों। सिर्फ 5 दिन के भीतर इस लड़की ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सेकेंड लेयर के परफेक्ट स्टेज को धूल चटा दी थी। अब अगर वो थोड़े दिन और ध्यान लगा लेती तो वो बहुत आसानी से थर्ड लेयर का भी ब्रेक थ्रू कर जाती। वो बहुत जल्द सेक्ट के पुराने धुरंधरों को कल्टीवेशन में धूल चटाने वाली थी। पर याद रहे, वो सब सेक्ट के पुराने डिसाइपल्स थे, जबकि चेन सिलोंग को एंटी डिसाइपल बने अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। यह देखकर तांग तियानलोंग के घमंड में बंधे हाथ झटके से नीचे गिर गए। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। बिना किसी के गाइडेंस के कोई सिर्फ 5 दिन में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सेकेंड लेयर के परफेक्ट स्टेज पर कैसे पहुंच सकता है? क्या ये नामुमकिन नहीं था? उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, जियांग, क्या तुमने इसके लिए किसी बड़े एक्सपर्ट से गुपचुप गाइडेंस दिलवाई है? और यह बोलते ही उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी सवाल किया था। सेक्ट में मेरिट पॉइंट्स बहुत कीमती और लिमिटेड होते हैं। भला कोई अपने पॉइंट्स दांव पर लगाकर किसी को पूरे 5 दिन तक गाइडेंस कैसे दिलवा सकता है? तमाशा देख रहे डिसाइपल्स के भी होश उड़ चुके थे। सिर्फ 5 दिन में क्यू आई कल्टीवेशन की नाइन्थ लेयर से सीधे सेकेंड लेयर? अगर इसके पीछे किसी बड़े मास्टर का हाथ नहीं है तो मैं आज से ही उल्टा खड़ा होकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दूंगा। चेन सिलांग ने सच में हीरा चुना है। उसे खतरनाक मर्द मिला है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं खुद सु इनिंग को लात मारकर जियांग की औरत बन जाती। इसने जो हासिल किया है वो सु इनिंग की प्रोग्रेस के सामने बहुत बड़ी तबाही है। सु इनिंग इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब वो लोनली बोट सिटी में एक जीनियस की बेटी कहलाती थी, तब चेन सिलांग एक मामूली स्पिरिट रूट वाली कमजोर लड़की थी, जिसका मार्शल पाथ में कोई फ्यूचर ही नहीं था। वो सिर्फ एक मामूली बिजनेस संभालने लायक थी। लेकिन जब से उसने जियांग का हाथ थामा, उसकी किस्मत ने ऐसी उड़ान भरी कि वो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज सीधे उसके बराबर आकर खड़ी हो गई थी। ये खतरनाक बदलाव सुइनिंग के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ये तमाचा उसे याद दिला रहा था कि उस वक्त उसने जियांग को जिस घमंड के साथ ठुकराया था, वो उसकी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस जलन ने उसके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। वो अपना आपा खो बैठी। नफरत से अंधी होकर वो पागलों की तरह आगे झपटी और चेन सिलांग की छाती पर सीधा वार करते हुए चीखी, मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करती। मैं नहीं मानती कि तू सेकंड लेयर पर है। उसने ये हमला बिना किसी वार्निंग के अचानक किया था। वहां मौजूद कोई भी इस तबाही के लिए तैयार नहीं था। चेन सिलांग उसकी इस पागलपन भरी हरकत से सहम गई और उसने आनन फानन में अपना हाथ आगे अड़ाया। पर वो तो अभी सिर्फ सेकेंड लेयर पर थी, जबकि सु इनिंग थर्ड लेयर पर पहुंच चुकी थी और उसने खतरनाक अटैकिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस भी की थी। चेन सिलांग भला उसका ये वार कैसे रोक पाती? सु इनिंग का ये पंच उसकी हड्डियां तक तोड़ सकता था। खुशकिस्मती से जियांग की नजरें हमेशा की तरह बाज जैसी थी। उसने गुस्से में अपनी भवें सिकोड़ी और वो बीच में दखल देने ही वाला था, पर उससे पहले सु यूरेन हरकत में आ गई। चेहरे पर गहरा गुस्सा लिए सु यूरेन ने हवा में ही सु इनिंग की कलाई को दबोच लिया। उसने बेहद उखड़े लहजे में कहा, इनिंग, ये क्या बदतमीजी है? होश में आओ। गुस्से से पागल हो चुकी सु इनिंग को अब किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो तीखी आवाज में चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़। ये मेरे और उसके बीच का मामला है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे बीच में आए।
बचपन से लेकर आज तक उसने सू यूरेन को कभी अपनी बहन नहीं समझा था। यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट में आने के बाद भी उसकी ताकत हमेशा सू यूरेन से ज्यादा रही थी, जिससे उसका दबदबा बना हुआ था। अब सिचुएशन हाथ से निकलती देख सू यूरेन के पास अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने जैसे ही अपनी एनर्जी को पुश किया, बिना तैयारी के खड़ी सू इनिंग तिनके की तरह हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। वो जमीन पर गिरते ही शौक से सू यूरेन को देखने लगी। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? उस अटैक में शू इनिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शू यूरेन को तो सिर्फ फर्स्ट लेयर पर होना चाहिए था, फिर उसने उसे इतनी आसानी से पीछे कैसे धकेल दिया? ली किंग फेंग इस पूरी लड़ाई का गवाह था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और उसके मुंह से चीख निकल गई। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की थर्ड लेयर का परफेक्ट स्टेज। यूरेन, तुमने भी इतनी खतरनाक प्रोग्रेस कर ली? पूरे मैदान में एक जोरदार हल्ला मच गया। हर कोई सन्न था। सिर्फ चेन सिलांग ही नहीं, बल्कि सू यूरेन ने भी सेक्ट की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया था। आखिर वो कौन सा छुपा हुआ मास्टर था जो पर्दे के पीछे रहकर इन्हें इतना खतरनाक गाइडेंस दे रहा था? लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा झटका सू इनिंग को लगा था। वो फटी आंखों से सू यूरेन को देख रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। सू यूरेन के सामने वो पूरे 10 साल से जिस इकलौते घमंड और ताकत के दम पर रौब जमाती आ रही थी, वो गुरूर आज एक झटके में मिट्टी में मिल चुका था। और इस बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने खुद अपने मंगेतर को लात मारकर अपनी बहन की झोली में डाल दिया था। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों? सू इनिंग पूरी तरह टूट गई और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसका इस तरह सरेआम रोना तांग तियान लोंग के मुंह पर भी एक करारा तमाचा था। उसने कभी पूरे सेक्ट के सामने बड़े गर्व से दावा किया था कि वो सुइनिंग को जो ऐस और ताकत देगा, वो जियांग अपनी दोनों पत्नियों को कभी नहीं दे पाएगा। और आज नतीजा क्या था? वो बुरी तरह हार चुकी थी और उसकी औकात सबके सामने आ चुकी थी। उसने तुरंत सुइनिंग को संभालने की कोशिश की। जूनियर सिस्टर सू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सू इनिंग ने पूरी तरह निराश होकर उसकी बात को बीच में ही काट दिया। रहने दो, तुम जिंदगी में कभी जियांग को मात नहीं दे पाओगे। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से भाग गई। किसी भी मर्द के लिए सबसे बड़ा और सबसे बड़ी तौहीन ये होती है कि कोई खूबसूरत औरत सबके सामने उसे कमजोर कह दे। और जब सु युनिंग ने पूरे सेक्ट के सामने तांग तियान लोंग को जियांग से कमतर बता दिया, तो वो गुस्से से पागल हो उठा। उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आ गई। मैं जियांग से कमतर हूं? मैं तांग तियान लोंग उस बिना स्पिरिट रूट वाले कचरे से नीचा हूं? ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अपमान था। वो गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसका स्पिरिचुअल पावर अचानक बवंडर की तरह उठी और वो दहाड़ा, जियांग, क्या तुझमें मुझसे लड़ने की हिम्मत है? जियांग ने एक ठंडी सांस भरी। वो तो आराम से खड़ा था, पर मुसीबत खुद चलकर उसके सामने आ गई थी। लेकिन सामने वाले का ये खूंखार रवैया देखकर उसके पास भी कदम पीछे खींचने की कोई वजह नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे बढ़ाया, अपनी पीठ पर टंगे ब्लैक स्वॉर्ड के हत्थे को दबोचा और बेहद शांत लहजे में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 6th लेयर पर ब्रेक थ्रू किया था और अपने बेस को सॉलिड करने के लिए उसे एक खतरनाक लड़ाई की सख्त जरूरत थी। तांग तियान लोंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 8th लेयर पे था। वो सेक्ट का एक मंझा हुआ पुराना डिसाइपल था, जिसके पास लड़ाई का गजब का एक्सपीरियंस था। वह उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को निखारने के लिए उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे साथ खेलोगे? मेरे साथ? जियांग के इस बेफिक्र अंदाज ने तांग तियानलोंग के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वो गुस्से से पागल होकर हंसने लगा। तुझे सच में लगता है कि तू मेरे सिर पर चढ़कर नाच सकता है? ठीक है, आज मैं तुझे जिंदगी का पहला सबक सिखाता हूँ कि हद से ज्यादा घमंड हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। उसकी भयंकर स्पिरिचुअल पावर के दबाव से उसके कपड़े हवा में फटफड़ाने लगे।
इससे पहले कि उन दोनों के बीच एक खतरनाक भिड़ंत शुरू होती, ली किंगफेंग ने अपने भवें सिकोड़ी और कड़क आवाज में टोकते हुए कहा, क्या तुम दोनों इन दो सुप्रीम एल्डर्स के सामने तबाही मचाने का प्लान कर रहे हो? यह सुनते ही तांग तियानलोंग का दिल झटके से दहल गया। तब जाकर उसे होश आया कि सुप्रीम एल्डर हुआंग और सुप्रीम एल्डर झेंग वहीं खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे हैं। खौफ के मारे उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस समेट लिया। डिसाइपल्स के बीच इस तरह की पर्सनल लड़ाई पर सेक्ट में पूरी तरह बैन था। ऊपर से सुप्रीम एल्डर्स के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाना सीधे सीधे औकात और पद का अपमान करना था। उसने जलती हुई नजरों से जियांग की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, जब डिसाइपल रेटिंग का वक्त आएगा तब भी मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहता है या नहीं। सिर्फ आधा महीना बचा था और इस बार डिसाइपल्स की रेटिंग करने की पूरी पावर खुद तांग तियानलोंग के हाथों में थी। जियांग ने हल्के से अपनी भौवें सिकोड़ी। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था कि तांग तियानलोंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रेटिंग की चाबी तांग तियानलोंग के पास थी। जब तक जियांग मैदान में अपनी ऐसी बादशाहत और दबदबा न दिखा दे जिसे कोई झुठला न सके, तब तक तांग तियानलोंग के पास उसे जानबूझकर एक घटिया रेटिंग देने का पूरा मौका था। इसलिए उसे अपनी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ही था। पर उससे पहले उसे अपने बेस को पक्का करने के लिए ढेर सारे रियल कॉम्बैट और असल लड़ाइयों की जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिए मेरे हस्बैंड, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। चेन सिलांग के चेहरे पर गहरा पछतावा था। सुयेनिंग के साथ उसकी दुश्मनी ने आखिरकार जियांग को भी इस सेक्ट की पॉलिटिक्स में घसीट लिया था। तांग तियानलोंग के इस खूंखार गुस्से को देखकर साफ था कि आने वाले डिसाइपल रेटिंग के दौरान जियांग के सामने कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। पर जियांग को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने आगे बढ़कर चेन सिलांग के माथे की सिकन को धीरे से सहलाया और बेहद नरम आवाज में कहा, जब तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान नहीं लिया है तो तुम्हारी हर जिम्मेवारी को उठाना मेरा फर्ज है। चेन सिलांग का दिल भर आया। भले ही वो इस सेक्ट में उसकी कंक्यूबाइन थी, पर जियांग ने उसे कभी कमजोर नहीं समझा और न ही कभी नीचा दिखाया। वो उसे यू सुरेन से रत्ती भर भी कम नहीं आंकता था, जिससे उसे हर पल सिर्फ इज्जत और बेपनाह प्यार का एहसास होता था। आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। यह कहते हुए उसका गला थोड़ा रूंध गया और आंखों में आंसू छलक आए। बात करते करते ये लड़कियां न जाने क्यों रोने लगती थी। जियांग का दिमाग चकरा गया, इसलिए उसने तुरंत बात का रुख मोड़ते हुए कहा, तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल तो बढ़ गया है, लेकिन अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस को गलती से भी नज़रअंदाज मत करना। सिर्फ जियांग को ही नहीं बल्कि उन दोनों को भी इस डिसाइपल रेटिंग का सामना करना था। आज जियांग का हाथ थामकर उन्होंने जो तबाही मचाई थी, उसकी वजह से पूरा सेक्ट उनसे जलने लगा था। अगर इस रेटिंग के दौरान उनसे जरा सी भी चूक हुई तो दुनिया को पीठ पीछे थू थू करने का मौका मिल जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद जियांग ने स्वार्ड हार्ट एनग्रेविंग का फर्स्ट वॉल्यूम निकाला और उसे सु यूरेन के हाथ में सौंप दिया। तुम दोनों कुछ समय इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई बात समझ न आए तो सीधे मेरे पास चले आना। ये वो खतरनाक सोर्ट्समैनशिप थी जिसे खुद सुप्रीम एल्डर हुआंग तक नहीं समझ पाए थे। अब देखना यह था कि क्या ये दोनों लड़कियां इसके रहस्य को खोल पाती हैं या नहीं। सामने एक और बिना ग्रेड वाली सीक्रेट टेक्निक देखकर सु यूरेन के मुंह से अचानक निकला, अब ये मत कहना कि ये भी कोई होश उड़ा देने वाली महाशक्तिशाली टेक्निक है, क्योंकि इससे पहले जियांग ने उसे जो भी टेक्निक्स दी थी उन्होंने हमेशा पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। ली किंगफेंग यह सब देखकर पूरी तरह निशब्द खड़ा था। जियांग अपनी इन दोनों औरतों पर इस कदर मेहरबान था कि देखने वाले दंग रह जाएं। अब उनका मास्टर होने के नाते वो इस बात से अपनी आंखें तो नहीं मूंद सकता था ना, वरना दुनिया उसके बारे में क्या सोचती। मजबूरी में उसने अपने कुर्ते की आस्तीन से एक चमचमाता हुआ सिल्वर कॉइन निकाला और उसे जियांग की तरफ उछालते हुए थोड़े उखड़े लहजे में कहा, लो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। जियांग ने जैसे ही उस सिक्के को हवा में दबोचा, उसकी नजर उस पर उकेरे गए अक्षरों पर पड़ी, जहां साफ साफ लिखा था, मार्शल सोल। भले ही उसे मालूम नहीं था कि ये क्या चीज है, फिर भी उसने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उसने दोनों औरतों का हाथ थामा और वहां से विदा ली। याद रखना, अगर कोई भी बात समझ ना आए तो किसी भी वक्त मेरे पास चली आना। सु यूरेन ने हामी में अपना सिर हिलाया।
चेन सिलांग कुछ हिचकिचाती हुई दिख रही थी, मानो वो जियांग को कुछ बताना चाहती हो, पर वहां मौजूद भारी भीड़ को देखकर उसने आखिरकार अपने कदम पीछे खींच लिए और खामोश रही। दोनों लड़कियां जैसे ही हेवनली स्वॉर्ड पीक पर वापस लौटी, तो वो तुरंत एक साथ एकांतवास में चली गई, ताकि जियांग की दी हुई स्वॉर्ड हार्ट एनग्रेविंग को गहराई से समझ सके। सु यूरेन तो बड़े चाव से उसे पढ़ने में डूब गई, लेकिन चेन सिलांग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक अनजाना आवाज गूंज उठी थी। ए लड़की, क्या मैंने तुझे वार्निंग नहीं दी थी कि तू मेरे वजूद का राज किसी के सामने नहीं खोलेगी? क्या हुआ, तू उस आवारा लड़के को मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहती है? चेन सिलान का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने दबे पांव सुयुरेन की तरफ देखा। जब उसने पाया कि सुयुरेन का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो उसने अपने दिमाग में ही पलटकर जवाब दिया, ये जियांग ही थे जिन्होंने तुम्हारे वजूद को भांप लिया था और मुझे वो दवा दी जिसकी बदौलत तुम होश में आ पाई। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी इन्नेट फिट्स की थी जिसका कभी जियांग ने इलाज किया था। लेकिन जियांग की उम्मीदों के उलट इस फिट्स ने चेन सिलांग को कोई जादुई ताकत नहीं दी थी। इसके बजाय उसके भीतर एक रहस्यमयी चेतना छुपी हुई थी। उसका दावा था कि उसने अपनी पुरानी यादों के साथ दोबारा जन्म लिया है और वो चेन सिलांग की जुड़वा बहन बनकर आई थी। पर कुछ गड़बड़ी की वजह से वो शरीर पूरी तरह बिखर गया और उसकी आत्मा को चेन सिलांग ने सोख लिया। जियांग की उस दवा के असर से ही वो धीरे धीरे 1 महीने के भीतर होश में आ पाई थी, और अभी अभी चेन सिलांग के इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ब्रेक थ्रू ने उसे पूरी तरह जगा दिया था। उस आवाज का लहजा थोड़ा नरम हुआ और उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं उसे शुक्रिया बोलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन मेरा ये राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी मर्द भरोसे के लायक नहीं होता। चेन सिलांग निशब्द हो रह गई। उसने कहा, बहन, जियांग बाकी मर्दों जैसे नहीं हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। भले ही मैं उनकी कंक्यूबाइन हूँ, पर उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यह सुनकर वो चेतना और भी ज्यादा भड़क गई। तुझे तुरंत उसके साथ ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मैं स्वर्ग की एक सम्मानित मून वेनरेट हूँ, और मैं किसी बिना स्पिरिट रूट वाले मामूली मर्द की कंक्यूबाइन बनकर रहूं? अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो मैं किस मुंह से वापस ऊपर जाऊंगी? इससे अच्छा तो मेरा वजूद ही मिट जाए। चेन सिलांग ने उसकी बकवास को पूरी तरह नजरअंदाज किया और दो टूक लहजे में कहा, मैंने अपनी ये जिंदगी उसी के नाम करने का फैसला कर लिया है। फिर चाहे तुम अपनी दुनिया के कितने ही बड़े 30 मार खां और सुरमाओं के नाम क्यों न गिनाती रहो। जब मैं लोनली बोट सिटी में एक मामूली व्यापारी की बेटी थी, तब जियांग ने ही मुझे स्पिरिचुअल रूट दिया था। तब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी। तब उन्होंने ही मुझे हर तूफान से बचाया और एक महफूज आसमान दिया। इस जिंदगी में मुझे सिर्फ वही चाहिए। यह कहकर उसने उखड़े हुए लहजे में बात खत्म की। बस, अब मैं और तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। मैं जियांग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता कर रहूंगी। वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनसे कोई राज नहीं छिपाना चाहती। अब मुझे स्पोर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी है। ये वो टेक्निक है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है, और मैं उनके लिए इसमें महारत हासिल करना चाहती हूँ। मून वेनरेट का सिर चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पाला आखिर इतनी जिद्दी लड़की से कैसे पड़ गया। वो चलते फिरते जिस मर्द का नाम ले लेती, वो जियांग से 10,000 गुना बेहतर होता। फिर ये इसी मर्द के पीछे क्यों मरी जा रही थी? उसने गुस्से में अपने दांत पीसे और कहा, तू बेहद नादान है। उसने तुझे कोई भी बेकार सी स्वॉर्ड टेक्निक थमा दी और तू फूली नहीं समा रही। अगर तुझे सच में स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी ही है, तो मैं तुझे जब चाहे इससे कहीं बेहतरीन किताब दे सकती हूँ। उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि जियांग जैसा बिना स्पिरिट रूट का कचड़ा चेन सिलांग को कोई दमदार कल्टीवेशन टेक्निक दे सकता था। चेन सिलांग को फिर भी खामोश देखकर मून वेनरेट ने खुद उसकी आंखों के जरिए उस स्वर्ड हार्ट एनग्रेविंग पर नजर डाली और तंज कसा, यकीन नहीं आता ना? रुक, अभी मैं तेरी ये गलतफहमी दूर करती हूँ और दिखाती हूँ कि ये टेक्निक कितनी घटिया है। नाम तो बिल्कुल साधारण था, स्वर्ड हार्ट एनग्रेविंग। कल्टीवेशन का तरीका भी बिल्कुल आम था। इसकी ताकत भी पहली नज़र में मामूली लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पन्नों पर बने उस चित्रों और आकृतियों पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। रुको, क्या? उस उल्का पिंड पर उकेरे गए ये अक्षर,
ये इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? कुछ पल सोचने के बाद अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक ठंडी और गहरी सांस ली। मून वेनरेट के भीतर इस भयानक बदलाव को महसूस करके चेन सिलांग का दिल भी बैठ गया। उसे अनहोनी का एहसास होने लगा। क्या इस कल्टीवेशन टेक्निक में कोई गड़बड़ी है? मून वेनरेट बिना पलक झपकाए उस टेक्निक को घूरती रही। उसकी आवाज में इस वक्त एक ऐसा खौफ और सदमा था जिसे छिपाना नामुमकिन था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इस बेहद पिछड़े और दूर दराज के इलाके में मैं साक्षात महाशक्तिशाली स्वॉर्ड वेनरेट की असली विरासत और उसकी गुप्त टेक्निक को देख रही हूँ। यह वाकई अविश्वसनीय था। ये स्वॉर्ड वेंडेट आखिर कौन था? चेन सिलांग एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, लेकिन अपनी उस नखरेबाज और घमंडी बड़ी बहन को इस कदर शौक में देखकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि स्वॉर्ड वेंडेट का रुतबा कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था। और अगर ये उसकी छोड़ी हुई असली विरासत थी तो इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा पाना भी नामुमकिन था। चेन सिलांग अपनी खुशी को छिपा नहीं पाई और उसके होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन तंज कसा, क्यों बहन? भले ही ये स्वॉर्ड वेनरेट की गुप्त टेक्निक हो, पर महान मून वेनरेट की नज़रों में तो ये बस एक मामूली सी किताब ही होगी ना। यह सुनते ही मून वेनरेट का मुंह उतर गया। इस छोटी लड़की ने पासा पलटकर सीधे उसी पर वार कर दिया था, लेकिन जब बात स्वॉर्ड्समैनशिप की आती तो वो जिंदगी में कभी स्वॉर्ड वेनरेट की बराबरी नहीं कर सकती थी। फिर उसकी क्या औकात थी कि वो स्वॉर्ड वेनरेट की इस विरासत को घटिया कह सके। उसने अपना गंभीर चेहरा बनाते हुए बात को घुमाया। इस लड़के की किस्मत वाकई बहुत अच्छा है। स्वॉर्ड वेंडेट की ये स्वॉर्ड्समैनशिप एक ऐसा राज है जो कभी बाहर नहीं जाता। स्वॉर्ड वेनरेबल पैलेस के अलावा बाहरी दुनिया का कोई भी डिसाइपल इसे कल्टीवेट करने का ख्वाब तक नहीं देख सकता। पर न जाने कैसे जियांग के हाथ इसका एक हिस्सा लग गया था। चेन सिलांग ने पूरे रौब से पूछा, तो फिर क्या मैं इसकी प्रैक्टिस जारी रखूं? मून वेनरेट ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई? भले ही ये इस टेक्निक का बिल्कुल बेसिक पार्ट हो, पर स्वॉर्ड वेनरेट की विरासत का एक पन्ना मिलना भी किस्मत की बात है। चुपचाप बैठो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे कल्टीवेट करना है। भले ही स्वॉर्ड्समैनशिप मून वेनरेट की अपनी खास ताकत नहीं थी, फिर भी उसके पास कल्टीवेशन का इतना गजब का एक्सपीरियंस था कि इस बेसिक टेक्निक को सिखाना उसके बाएं हाथ का खेल था। दूसरी तरफ जियांग अब तक सेक्ट मास्टर पीक पर वापस लौट चुका था और सीधे अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहा था। वो पूरे 5 दिन बाहर रहा था। कहीं वो छोटा किल्लिन भूख के मारे दम तो नहीं तोड़ चुका था? जाने से पहले वो उसके लिए टॉप ग्रेड ब्लैक सोल बोन हीलिंग ऑइंटमेंट छोड़कर गया था। वो शायद अब तक खत्म हो गया होगा, लेकिन उसने जैसे ही गुफा का दरवाजा खोला, एक बेहद तेज और नशीली जड़ी बूटियों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। पूरे जमीन पर बेशकीमती हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें किसी ने बेरहमी से चबाकर कचरे की तरफ फेंक दिया था। उसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने वाले बेहद रेयर लैंड कोरल और ब्लैक स्ट्राइप्ड गैनोडर्मा शामिल थे। यही नहीं, टॉप ग्रेड हीलिंग ऑइंटमेंट में काम आने वाले वाइट टाइगर रोज भी वहां कूड़े की तरह सड़ रहे थे। एक प्रोफेशनल सोल मास्टर होने के नाते इन अनमोल खजानों को इस तरह बर्बाद होते देख जियांग का खून खौल उठा। उसके भीतर गुस्से की आग उबलने लगी। छोटे किल्लन, तुरंत बाहर आओ! दाड़ दाड़ दाड़! भूरे वालों वाला एक बेहद क्यूट सा छोटा जानवर गुफा के कोने से बाहर निकला। उसने अपने मुंह में एक इंसान के हाथ जितना मोटा और विशाल जिनसेंग दबा रखा था और वो सरपट दौड़ता हुआ सीधे जियांग की तरफ आया। जियांग को देखते ही उसने खुशी के मारे एक लंबी छलांग लगाई और सीधे उसकी गोद में जा गिरा। वो एक लाचार और रोनी आवाज निकालने लगा, ओह मास्टर, आखिरकार आप वापस आ ही गए। आपको क्या मालूम कि आपके जाने के बाद मुझ पर क्या तबाही टूटी है। जब मुझे भूख लगती थी तो मुझे मजबूरी में ये हेवनली मटेरियल्स चबाने पड़ते थे। जब प्यास लगती थी तो ये वुल्फ हेड हनी पीना पड़ता था। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। उफ! बदकिस्मत? जियांग का दिमाग सन्न रह गया।
उसे तुरंत अपना वो 5 दिन याद आए जब बिस्ट किंग उसका शिकार करने के लिए पीछे पड़ा था और वो कैसे कैसे जान बचाकर भाग रहा था। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। उसने झटके से किल्लन की गर्दन के बाल दबोचे और अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुझे भी अपने साथ ही घसीट कर ले जाना चाहिए था। फिर जमीन पर बिखरे उस मलबे की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी भवें सिकोड़ी। ये सब माल तूने कहाँ से चुराया? छोटे किल्लन ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोला, मैंने चुराया नहीं, ये तो मुझे रास्ते में पड़े मिले थे। क्या बकवास है? इतने सारे बेशकीमती हेवनली मटेरियल्स भला रास्ते में कहाँ पड़े मिलते हैं? जियांग के दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या ग्रीन क्लाउड सेक्ट के आसपास वाकई इतने खतरनाक खजाने बिखरे पड़े हैं? किल्लन ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ मास्टर, वहां बहुत सारे हैं, मैं तो अकेले सारे उठा भी नहीं पाया। क्या? जियांग की आंखों में लालच और एक्साइटमेंट की एक नई चमक आ गई। उसने तुरंत उतावलेपन में कहा, जल्दी मुझे अभी के अभी उस जगह लेकर चल। क्या ग्रीन क्लाउड सेक्ट के लोग इन खजानों को देखकर अंधे हो चुके हैं, जो कोई उन्हें छूता तक नहीं? ये तो सीधे सीधे करोड़ों का मुनाफा है। किल्लन ने पूरे रौब से कहा, ठीक है मास्टर, मेरे पीछे आओ। वो जगह अपने सेक्ट के ही इलाके के अंदर है। वहाँ बहुत सारा माल है, लेकिन जब तुम उन्हें उठाओगे तो थोड़ा संभल कर रहना। उस जगह के एंट्रेंस पर 2 बूढ़े पहरा देते हैं। वो बहुत खूंखार और खतरनाक हैं। रुको, एक सेकेंड। यह सुनते ही जियांग की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। उसे पलक झपकते ही समझ में आ गया कि ये सारे हेवनली मटेरियल्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं। मेडिसिन गार्डन, सेक्ट का सबसे गुप्त और सुरक्षित बगीचा। जियांग का चेहरा एक बार फिर खौफ से पीला पड़ गया। वो कोई आम बगीचा नहीं, बल्कि पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की रीढ़ की हड्डी और उसका सबसे मुख्य खजाना था। अगर सेक्ट के एल्डर्स को भनक भी लग गई कि उनके मेडिसिन गार्डन में इतनी बड़ी तादाद में बेशकीमती जड़ी बूटियां चोरी हुई हैं, तो पूरे सेक्ट की पॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आएगा कि किसी की जान नहीं बचेगी। अगर वो लोग इस चोरी का सुराग ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच गए तो उनका खेल खत्म था। धाड़ धाड़ धाड़। अचानक दरवाजे पर हुई इस जोरदार दस्तक ने जियांग को बुरी तरह चौंका दिया। उसने फुर्ती दिखाते हुए जमीन पर बिखरे उन बेशकीमती हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स को समेटा, उन्हें एक कोने में छिपाया और झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई और नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी और कड़क नजरों वाली लियू खड़ी थी। क्या बात है, अंदर कोई लड़की छिपा रखी है क्या? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? लियू ने शक भरी नजरों से गुफा के अंदर झांका। जियांग ने बिना कोई शिकन दिखाए शांति से दरवाजा बंद किया और पूछा, सीनियर सिस्टर, आपको क्या काम है? लियू के चेहरे पर एक तीखी और घमंडी मुस्कान तैर गई। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं तुम्हें कोई हुक्म दे सकूं? तुम्हें हुक्म देने का हक तो सिर्फ तुम्हारी पत्नियों के पास है ना? जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो अभी भी उस पुरानी बात को लेकर बैठी थी जब सु यूरेन ने उसके भेजे हुए रिसोर्सेज को लेने से सरेआम मना कर दिया था और सेक्ट की पॉलिटिक्स गर्मा गई थी। लेकिन जियांग को नहीं लगता था कि उसने कोई गलती की थी। अगर आज भी दोबारा वैसा मौका आता तो वो आंखें बंद करके सु यूरेन का ही साथ देता। इसलिए उसका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। अगर कोई खास बात नहीं है तो मैं वापस अपनी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ सीनियर सिस्टर। वो अंदर जाने के लिए मुड़ा। उसका ये बेफिक्र अंदाज देखकर लियू गुस्से के मारे थरथर कांपने लगी। वो इतने दिनों से इस उम्मीद में बैठी थी कि जियांग वापस आकर उसे मनाएगा, और ये लड़का लौटते ही अपनी दोनों पत्नियों को लेकर सीधे होली हॉल के कल्टीवेट पर यह लड़का लौटते ही अपनी दोनों पत्नियों को लेकर सीधे होली हॉल में कल्टीवेट करने चला गया। वहां से सेक्ट मास्टर पीक पर लौटने के बाद भी उसने लियू की कोई सुध नहीं ली, और आज जब वो खुद उससे मिलने आई थी तब भी उसका ये रौब था। जियांग, मैं सच में तुम्हारे लिए फालतू में ही परेशान हो रही थी। लियू की आंखों में आंसू छलक आए और उसने गुस्से में तमतमाते हुए एक सिल्वर कॉइन जमीन पर फेंक दिया। जाओ, मेरी भलाई को कचड़ा ही समझो। जियांग पूरी तरह सन्न रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? जियांग पूरी तरह सन्न रह गया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस सिक्के पर गई,
वो चौंक उठा। ये हूबहू ऐसा ही सिक्का था जैसा कुछ देर पहले उसे मिला था। वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और पूछा, सीनियर सिस्टर, आखिर ये क्या है? सीनियर सिस्टर, आखिर ये है क्या? पर लियू ने अपनी लाल आंखें पोंछी और बिना कोई जवाब दिए पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसी वक्त आसमान से उड़ते हुए एक डिसाइपल ने वहां लैंड किया। वो मेडिसिन पिक की सू थी। उसने जैसे ही लियू को दूर जाते देखा, वो चिल्लाई, सीनियर सिस्टर लियू, तो आप यहाँ हैं? मास्टर ने मुझे ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप वो खतरनाक थॉर्नी वैली वाला मिशन ले रही हैं? लियू ने अपनी आंसू लियू ने अपने आंसू साफ किए और रो लियू ने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए भरे गले लियू ने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए भरे गले से कहा, नहीं। और वो तेजी से आगे बढ़ गई। सू बिल्कुल उलझन में पड़ गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पास खड़े जियांग पर पड़ी। वो खुशी से चहकती हुई उसके करीब आई। उसके आंखों में एक शर्मीली सी चमक थी। जूनियर ब्रदर जियांग, तो आप यहाँ रह रहे हैं? वैसे सीनियर सिस्टर लियू को अचानक क्या हो गया? जियांग ने धीरे से अपना सिर झटका और जमीन से उस सिल्वर कॉइन को उठाते हुए बोला, मुझे क्या पता। उस सिक्के को देखते ही सू के होश उड़ गए। अरे, क्या ये मेडिसिन पिक का मार्शल सोल कॉइन नहीं है? लेकिन ये तो सीनियर सिस्टर लियू को इनाम में मिला था ना। ये यहाँ कैसे आया? क्या ये चीज इतनी ज्यादा कीमती है? आखिर ये मार्शल सोल कॉइन भला क्या है? जियांग ने अपनी उलझन सामने रखी। सू को अचानक याद आया कि जियांग अभी कल्टीवेशन की दुनिया में बिल्कुल नया है। उसे सेक्ट के इन बड़े राजों का कोई अंदाजा नहीं है। उसने उस सिक्के को बेहद ललचाई नजरों से देखा और बड़े चाव से बताने लगी, इस एक मार्शल सोन कॉइन के दम पर तुम्हें मार्शल सोल हॉल के भीतर एंट्री मिल सकती है। ये हम जैसे डिसाइपल्स के लिए किसी सुनहरे ख्वाब जैसा है जिसका मुकाबला होली हॉल की प्रैक्टिस से भी नहीं किया जा सकता। उसकी आवाज में इस मुकाम को पाने की तरफ साफ झलक रही थी। उस मार्शल सोल हॉल के भीतर तुम गुजरे जमाने के अनगिनत जीनियस कल्टीवेटर्स के साये के साथ सीधी फाइट लड़ सकते हो। यह सुनते ही जियांग के दिमाग की बत्ती जली। उसे अपने बेस को पक्का करने के लिए इसी तरह की खूंखार लड़ाई की तलाश थी। लेकिन इसका सबसे खतरनाक और लेकिन इसका सबसे खतरनाक और अच्छा फायदा कुछ और ही है। ये मार्शल सोल हॉल ये मार्शल सोल हॉल किसी भी अधूरी ये मार्शल सोल हॉल किसी भी अधूरी सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरह कंप्लीट कर सकता है। क्या? जियांग के कान के पर्दे जैसे सुन्न हो गए। किसी अधूरी टेक्निक को पूरा कर देना, क्या ऐसा जादू भी मुमकिन था? उसका ये होश उड़ा देने वाला चेहरा देखकर सू ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी। शुरुआत में मुझे भी इस बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, जब तक कि मेरे मास्टर ने खुद मुझसे नहीं कहा था। वो मार्शल सोल टावर असल में स्वर्ग से गिरी एक दिव्य चीज है जिसके भीतर दुनिया भर की अनगिनत टेक्निक्स कैद हैं। अगर तुम उसके सामने अपनी किसी अधूरी कल्टीवेशन तकनीक के कुछ मूव्स भी दिखा दो तो वो उस पावर को भांप लेता है और पूरी टेक्निक तुम्हारे सामने प्रकट कर देता है। हमारे सेक्ट के कई सीनियर डिसाइपल्स ने इस तरीके से अपने लिए प्रोफाउंड लेवल की हाई टेक्निक्स हासिल की हैं। यह सुनते ही जियांग के दिल की धड़कनें तूफान की तरह तेज हो गई। क्या उसके पास पहले से ही अर्थ लेवल की एक अधूरी फिंगर टेक्निक नहीं पड़ी थी? अगर वो टेक्निक इस हॉल की बदौलत कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब होगा सीधे सीधे एक पूरी अर्थ लेवल की महाशक्तिशाली टेक्निक पर कब्जा। पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पास भी इस लेवल की कोई पूरी टेक्निक मौजूद नहीं थी। सू ने जियांग के हाथों में चमकते उस मार्शल सोल कॉइन को देखा और उलझन में अपनी भवें सिकोड़ ली। बड़ी अजीब बात है, सीनियर सिस्टर लियू ने इसे इस तरह कचरे की तरह क्यों फेंक दिया? इसे हासिल करने के लिए उन्होंने न जाने कितने पापड़ बेड़े इसे हासिल करने के लिए उन्होंने न जाने कितने पापड़ बेले थे। यह सुनते ही जियांग का दिल अंदर तक कांप उठा। उसे अचानक लियू के दिल की बात समझ में आ गई। लियू को इस बात का डर सता रहा था कि जियांग शायद आने वाले डिसाइपल रेटिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने खुद को जोखिम में डालकर यह कीमती सिक्का हासिल किया ताकि जियांग अपनी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। यह सोचते ही जियांग के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। वो लड़की हमेशा बिना कुछ कहे
पर्दे के पीछे से उसकी परवाह कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे जल्द ही उसे खुश करने का कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा। तभी सू ने उलझन में पड़ते हुए कहा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मार्शल सोल कॉइन कोई मामूली चीज नहीं है। हर एल्डर को साल में सिर्फ एक ही सिक्का मिलता है। सीनियर सिस्टर ल्यू ने मेरे मास्टर से इस सिक्के को हासिल करने के लिए मेडिसिन पीक के न जाने कितने खतरनाक और जानलेवा मिशंस पूरे किए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो थॉर्नी वैली वाले मिशन पर गई थी और वहां बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी। मेरे मास्टर ने खुद कई दिन तक रात दिन एक करके जैसे तैसे उनकी जान बचाई है। फिर वो इसे इतनी आसानी से यहाँ कैसे फेंक सकती हैं? क्या? जियांग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इस सिक्के के चक्कर में इतनी खतरनाक चोट खा चुकी है और उन्होंने मुझे एक लफ्ज तक नहीं कहा। बस गुस्से में इसे जमीन पर पटक कर चली गई। उसके दिल में पछतावे का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी सू की अगली बात ने जियांग के होश पूरी तरह उड़ा दिए। उसने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, हम सबको तो यही लगा था कि वो नंगोंग से हारने के डर से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतनी पागलों की तरह मेहनत कर रही है। आखिर वो इतनी घमंडी लड़की है, वो अपनी जिंदगी में किसी से भी हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर उन्होंने इस जादुई सिक्के को इस तरह क्यों छोड़ दिया? जूनियर ब्रदर जियांग, क्या आपको पता है कि इसके पीछे का असली राज क्या है? यह सुनते ही जियांग के सीने में जैसे कोई खंजर उतर गया। दर्द के मारे उसकी रूह कांप उठी। लियो कितनी स्वाभिमानी और जिद्दी थी, ये बात वो उसकी पहली मुलाकात से ही बहुत अच्छे से जानता था। वो किसी के सामने झुक जाए या हार मान ले, ये उसके खून में ही नहीं था। लेकिन जियांग की ताकत को बढ़ाने के लिए उसने उस 10 साल पुराने घमंड को एक झटके में किनारे रख दिया। और बदले में जियांग ने क्या किया? उसने उसकी इस कुर्बानी की रत्ती भर भी कदर नहीं की। इस वक्त जियांग का मन कर रहा था कि वो खुद को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दे। तू कितना बड़ा बेवकूफ है जियांग, तूने ये क्या तबाही मचा दी। अब उसने एक सेकेंड की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत अपनी मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट की और हवा की रफ्तार से उसके पीछे लपका। आखिरकार उसने लियू को उसकी गुफा के ठीक सामने ढूंढ ही निकाला। जैसे ही मुड़कर देखा कि जियांग हांफते हुए उसके पीछे भागा चला आ रहा है, उसकी रोने से लाल हो चुकी आंखों में एक पल के लिए चमक कौंधी। लेकिन जियांग के पुराने रूखे बर्ताव को याद करते हुए उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त बना लिया और तेजी से गुफा के भीतर बढ़ने लगी। जियांग ने फुर्ती दिखाते हुए लपककर उसका रास्ता रोक लिया। लियू ने अपनी तीखी नजरों से उसे घूरा और कड़क आवाज में कहा, रास्ते से हटो। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि किसी रूठी हुई लड़की को कैसे मनाया जाता है। उसने बेबसी में अपना सिर खुजलाया और सीधे सीधे बोल पड़ा, सीनियर सिस्टर सू। सीनियर सिस्टर सू ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर। इस पूरे सेक्ट में यूरेन और सिलांग के बाद अगर कोई मेरा सबसे ज्यादा ख्याल कर रखता है तो वो सिर्फ आप हैं। यह सुनते ही लियू के दिल का गुब्बार और ज्यादा फट पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, जो बस पलक झपकते ही बाहर गिरने को तैयार था। लेकिन वो उतनी ही ज्यादा जिद पर अड़ गई। उसने अपने सफेद दांत को भींचा और रूखे लहजे में कहा, कौन तुम्हारा ख्याल रख रहा है? मैं तो बस ये नहीं चाहती थी कि 9th ग्रेड स्पिरिट रूट वाला कोई डिसाइपल ग्रीन क्लाउड सेक्ट को छोड़कर जाए, समझे? ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। जियांग बुरी तरह झेंप गया। उसने कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाया, फिर अपनी जेब से व्हाइट क्रिस्टल बिस्ट की वो चमचमाती हुई हरी आंख निकाली और जबरदस्ती लियू के हाथों में थमा दी। ये खास तुम्हारे लिए है, इसे मेरी तरफ से अपनी इस गलती का हर्जाना समझ लो। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। लियू ने बिना देखे उसे दूर फेंक दिया। अरे, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये उस खूंखार बिस्ट किंग की आंख है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट है। इसे रख लो। जियांग ने दोबारा जिद करते हुए वो हरी मणिका उसके हाथ में रख दी। लियू ने फिर से उसे झटके से फेंक दिया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो, इसे गेल पर्ल भी कहते हैं। इसे अपने पास रखने से तुम्हारी मूवमेंट की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जियांग ने आखिरी बार पूरी ताकत से उसे लियू की हथेली में दबा दिया।
लियू ने उसे फिर से दूर उछाल दिया और गुस्से में चीखी। जब एक बार बोल दिया कि नहीं चाहिए तो समझ नहीं आता क्या? जियांग का सिर दर्द करने लगा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, गुस्से से पागल औरत को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसे कोई काबू नहीं कर सकता। यह सुनते ही लियू की आंखें गुस्से के मारे उबल पड़ी। उसे इस बात पर हंसी भी आ रही थी और भयंकर गुस्सा भी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पागल कह रहे हो? उसने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींची। मन ही मन वो जियांग के इस सीधे साधे दिखने वाले चेहरे पर एक करारा पंच जड़ना चाहती थी। जियांग ने बेबसी में अपना चेहरा साफ किया। लड़कियों को खुश करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं खुद इसे रख लेता हूँ। जियांग ने उस गेल पर्ल को वापस अपनी जेब में डाल लिया। वो सोचने लगा कि या तो वो इसे बाजार में बेच देगा या फिर किसी और को गिफ्ट कर देगा। लेकिन लियू ने जैसे ही देखा कि जियांग वो कीमती चीज वापस रख रहा है, उसने फुर्ती से झपट्टा मारा और उसे उसके हाथ से छीन लिया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, किसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए? भले ही उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा था। आखिरकार ये जियांग की तरफ से मिला उसका पहला गिफ्ट था। उसने तुरंत एक धागा निकाला और उस आंख को उसमें पिरोया और गले में टांग लिया। हालांकि वो मणका आकार में बहुत बड़ा था और दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक गजब की प्यारी मुस्कान आ चुकी थी। तो सीनियर सिस्टर का गुस्सा अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है। जियांग का दिमाग चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी एक सेकंड पहले तबाही मचाने पर उतारू थी, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। अब वो खुद ही बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। लड़कियों का दिमाग सच में उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। किसने कहा कि मैं गुस्सा नहीं हूं? लियू ने जानबूझकर अपने चेहरे को और सख्त बना लिया। जियांग के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान आ गई। वो बहुत अच्छे से जान चुका था कि अब उसका मूड काफी बेहतर है। खैर, जो भी हो, मार्शल सोल क्वाइन का ये एहसान उसके सिर पर बहुत भारी था। खासकर तब जब लियू बहुत जल्द नंगोंग के खिलाफ एक खूंखार जंग में उतरने वाली थी। कुछ पल गहराई से सोचने के बाद उसने पूछा, सीनियर सिस्टर, नंगोंग के साथ होने वाले इस मुकाबले में आपके जीतने के कितने चांस हैं? उसका नाम सामने आते ही लियू ने अपनी भवें सिकोड़ ली। वो बददिमाग लड़की, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बार उसकी चाल नाकाम कर दी थी, पूरे एक साल से दुश्मनी पाले बैठी है। अब वो दोबारा यहाँ मुझे सिर्फ नीचा दिखाने और रौब जमाने आई है। मैं उससे बच नहीं सकती। जियांग हल्के से बुदबुदाया। लियू जैसी जिद्दी लड़की को इस तरह कदम पीछे खींचते देख साफ था कि उसे अपनी जीत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। जियांग जानता था कि लियू इस वक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिलम की 9th लेयर के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। व्हाइट क्रिस्टल बिस्ट का डेमन कोर कोर फॉर्मेशन रिल्म स्पिरिचुअल पेल बनाने का सबसे मुख्य मटेरियल था। अगर वो किसी तरह दूसरा सबसे रेयर मटेरियल यानी येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर का इस्तेमाल कर ले तो वो एक ऐसा जादुई पेल तैयार कर सकता था जिसे पाथवे पाउडर कहते हैं। जैसा कि इसका नाम था, ये कल्टीवेशन के आम तरीकों से हटकर कोर फॉर्मेशन रिल्म में सीधे एंट्री करने का एक गुप्त शॉर्टकट था। इस रास्ते पर चलने की हिम्मत बहुत कम डिसाइपल्स कर पाते थे, पर इसके कामयाब होने का रेट ट्रेडिशनल पिल्स से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। जियांग ने कुछ सोचते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, क्या आप इस मुकाबले को कुछ समय के लिए टाल सकती हैं? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कोर फॉर्मेशन रिल्म का ब्रेक थ्रू करने में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं था और इतने कम समय में इसे हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए वो उसे कोई पक्का वादा नहीं दे पा रहा था। तुम कोर फॉर्मेशन रिल्म में ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करोगे? लियो की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक और संतुष्टि तैर गई। चलो, कम से कम जियांग को उसकी फिक्र तो थी। मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो ताकि तांग तियान लोंग को इस सेक्ट की पॉलिटिक्स में तुम्हें फेल करने का मौका न मिल सके। उसने जियांग की परवाह को दिल से कबूल कर लिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ कुछ लेयर्स पर बैठा जियांग
भला कोर फॉर्मेशन जैसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने में उसकी मदद कैसे कर सकता था। तभी हरे रंग के कुर्ते में एक शख्स बेहद रसूख के साथ उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आवाज दूर से ही गूंज उठी, जूनियर सिस्टर, चलो चलें। वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर वांग था। अचानक जियांग को वहां खड़ा देख उसने अपनी भवें सिकोड़ ली। जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने आने वाले डिसाइपल रेटिंग टेस्ट की कोई तैयारी की है या बस यूं ही घूम रहे हो? आपकी इस फिक्र के लिए शुक्रिया सीनियर ब्रदर। मैंने अपने लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। जियांग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के रूखा सा जवाब दिया। वांग उसकी इस बात में कोई गलती नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। वो तुरंत ल्यू की तरफ मुड़ा। हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन का वो मशहूर घूमता हुआ ऑक्शन इस वक्त ग्रीन क्लाउड सिटी में आ चुका है। मैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो चलकर उनसे पता करते हैं कि क्या इस बार के ऑप्शन में कोई कोर फॉर्मेशन रिल्म स्पिरिचुअल पील आई है क्या। तो ये बात थी। सिर्फ जियांग ही नहीं बल्कि वांग भी इस आने वाली जंग में ल्यू का दबदबा कायम रखना चाहता था। ल्यू की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। तो क्या हमें उनके लिए सम्मान के तौर पर कुछ गिफ्ट साथ ले जाने चाहिए? वांग ने हवा में हाथ लहराते हुए एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फालतू गिफ्ट्स ले जाने के बजाय उनके सामने कोई बेहद रेयर खजाना पेश करो। अगर उन्हें वो चीज पसंद आ गई और उन्होंने उसे ऑक्शन में शामिल करने की परमिशन दे दी तो वो बेहद खुश हो जाएंगे और बदले में वो खुद हमें वो सारी गुप्त इंफॉर्मेशन दे देंगे जो हम जानना चाहते हैं। क्या सच में? ल्यू के सामने अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन का वो ऑक्शन पूरे 9 सेक्ट के इलाकों में साल भर घूम घूम कर होता था और वहां बिकने वाली हर एक चीज टॉप ग्रेड की होती थी। भला वो इस वक्त ऐसा कोई नायाब खजाना कहां से लाती? लेकिन वांग ने बड़े गर्व से अपनी छाती ठोकते हुए कहा, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैंने पहले से ही 9th लेयर के परफेक्ट स्टेज वाले एक खूंखार बिस्ट का डेमन कोर तैयार रखा है जो कोर फॉर्मेशन रिल्म को छूने ही वाला था। वो वाइस प्रेसिडेंट इसे देखकर जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। यह सुनते ही ल्यू के जान में जान आई और उसने खुशी खुशी अपना सिर हिलाया। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। यह सुनते ही जियांग की आंखों में भी एक गजब की चमक आ गई। हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन का ऑक्शन, यानी वहां उस रेयर येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर के मिलने के चांस बहुत ज्यादा थे। वैसे भी उनके पास उस खूंखार व्हाइट क्रिस्टल बीस्ट ढेर सारा माल पड़ा था जिसे बेचकर वो करोड़ों का मुनाफा कमा सकता था। सीनियर सिस्टर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह सुनते ही वांग की भवें बुरी तरह तन गई। उसने न जाने कितने पापड़ बेलकर ल्यू के साथ अकेले वक्त बिताने का ये सुनहरा मौका ढूंढा था और ये लड़का बीच में टांग अड़ाने आ गया। जियांग बीच में टांग अड़ाने आ ही गया था और वो उसे धक्के मारकर बाहर भी नहीं निकाल सकता था। इसलिए उसने रूखे लहजे में कहा, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन याद रहे वो वाइस प्रेसिडेंट अनजान लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें उनसे मिलाने अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। जियांग मन ही मन मुस्कुरा उठा। किसे चाहिए तुम्हारा ये फालतू का एहसान? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 9th लेयर के परफेक्ट स्टेज वाले बिस्ट का डेमन कोर अगर उस वाइस प्रेसिडेंट के होश उड़ा सकता है तो जियांग के पास तो सीधे डेमन एम्परर के ब्लड लाइन वाले बिस्ट किंग के खतरनाक मटेरियल्स पड़े थे। भला उन्हें देखकर वो वाइस प्रेसिडेंट अपनी आंखें कैसे मूंद पाता। ग्रीन क्लाउड सिटी प्लाजा, हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन ऑक्शन हाउस के कर्मचारी चारों तरफ पागलों की तरह भाग दौड़ करते हुए ऑक्शन की तैयारियों में जुटे थे। सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर वहां एक बहुत बड़ा और ग्रैंड ऑक्शन शुरू होने वाला था। ऑक्शन हाउस के सभी वीआईपी मेंबर्स पास ही के एक आलीशान विला में आराम कर रहे थे। वांग ने आगे बढ़कर रॉब से कहा, मैं ग्रीन क्लाउड सेक्ट का वांग हूँ और मेरी वाइस प्रेसिडेंट सू से पहले ही बात हो चुकी है। मुझे अंदर जाने दिया जाए। विला के एंट्रेंस पर कड़ा पहरा था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वांग ने बिना देर किए गार्ड कैप्टन की हथेली पर एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल स्टोन रख दिया। माल देखते ही कैप्टन के चेहरे पर तुरंत एक मक्खन जैसी मुस्कान तैर गई। वाइस प्रेसिडेंट सू ने पहले ही आपके बारे में बता दिया था। यंग मास्टर वांग, प्लीज अंदर पधारिए।
तभी अचानक उसकी नज़र वांग के पीछे खड़े दो लोगों पर पड़ी और उसकी भवें तन गई। वाइस प्रेसिडेंट सू ने ये नहीं कहा था कि आपके साथ कोई और भी होगा। मैं इन्हें ऐसे ही अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। वांग ने बेबसी में अपनी जेब से कुछ और कीमती क्रिस्टल स्टोन निकाले और कैप्टन के कान में फुसफुसाया। ये ग्रीन क्लाउड सेक्ट मास्टर की इकलौती बेटी है, थोड़ा संभाल लो। लियू की इस खतरनाक पहचान का पता चलते ही गार्ड कैप्टन के सारे तेवर ढीले पड़ गए। इस सेक्ट की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रुतबा रखने वाली डिसाइपल भला वाइस प्रेसिडेंट से क्यों नहीं मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जियांग पर पड़ी, उसने देखा कि वांग उसकी तरफ बिल्कुल बेरुखी दिखा रहा था, जैसे वो कोई मामूली सा डिसाइपल हो। कैप्टन ने तुरंत अपनी औकात और पावर दिखाते हुए जियांग का रास्ता रोक लिया। तुम दोनों अंदर जा सकते हो, पर यह कचरा यहीं बाहर रुकेगा। लियू ने गुस्से में अपनी भवें सिकोड़ ली। जियांग उसके साथ यहाँ तक आया था, वो उसे इस तरह बाहर अकेला कैसे छोड़ सकती थी। उसने वांग की तरफ देखा और मिन्नत वाले लहजे में कहा, सीनियर ब्रदर वांग, क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकते हो? पर इससे पहले कि वांग अपनी झूठी शान दिखाता, जियांग ने बीच में ही बात काट दी। सीनियर सिस्टर, आप लोग अंदर जाइए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसे अंदाजा नहीं था कि उस वाइस प्रेसिडेंट से मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस आज येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर के बारे में एडवांस में कुछ गुप्त जानकारियां निकालने आया था। बस असली ऑक्शन शुरू होगा तब वो अपना जलवा दिखा देगा। वो उन्हें अलविदा कहकर तुरंत वहां से मुड़ गया। अब जब वो ग्रीन क्लाउड सेक्ट के बाजार में आ ही चुका था, तो उसने सोचा क्यों न यहाँ के हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स की दुकानों को छान मारा जाए। क्या पता किस्मत चमक जाए और उसे येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर यहीं मिल जाए। चलते चलते वे बहुत जल्द मायरॉड ट्रेजर्स बिल्डिंग नाम के एक बेहद आलीशान पवेलियन के सामने पहुंच गया। ये पूरी सिटी की सबसे बड़ी और आलीशान दुकान थी, जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक मैजिकल वेपन्स और रेयर जड़ी बूटियां मिलती थी। जो माल पूरी दुनिया में न मिले, वो इस बिल्डिंग के भीतर कूट कूट कर भरा था। अगर उसे येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर यहाँ नहीं मिलता, तो फिर पूरी सिटी में कहीं और भटकने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने अचानक एल्डर वेन खड़ी नजर आई। इस वक्त उनकी भतीजी, जो हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की ड्रेस पहनी हुई थी, उनका हाथ पकड़कर पागलों की तरह मिन्नतें कर रही थी। आंटी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगर इस बार के ऑक्शन के लिए मुझे कोई होश उड़ा देने वाला नायाब खजाना नहीं मिला, तो वाइस प्रेसिडेंट सू मेरा लेवल गिरा देंगे और मुझे नौकरी से लात मार दी जाएगी। एल्डर वेन ने एक ठंडी सांस भरी। अरे, क्या मैंने तुझे पूरे शहर का चक्कर नहीं लगवाया? जब मार्केट में कोई दमदार खजाना बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या तू चाहती है कि मैं इस ऑक्शन में अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को ही नीलाम कर दूं? वो अपनी भतीजी वेन सेंगनांग की मदद तो करना चाहती थी, पर उनके पास ऐसा कोई अनोखा खजाना था ही नहीं जो उस बड़े ऑक्शन हाउस के स्टैंडर्ड से मैच कर सके। उन्होंने पूरे शहर की खाक छानी थी, पर हर जगह सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। तभी उनकी नज़र अपनी तरफ आते जियांग पर पड़ी और उनके उदास चेहरे पर एक गजब का प्यार और चमक खिल उठी। इससे पहले कि जियांग अदब से उन्हें ग्रीट करता, वो खुद हंसते हुए आगे बढ़ी। जियांग, क्या गजब का इत्तेफाक है। भतीजी वेन सेंगनांग ने फटी आंखों से जियांग को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी हमेशा बेहद सख्त रहने वाली आंटी सेक्ट के एक मामूली से डिसाइपल पर इस कदर मेहरबान और दोस्ताना कैसे हो सकती थी। डिसाइपल जियांग का एल्डर वेन को प्रणाम। जियांग ने पूरे अदब के साथ हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट किया। एल्डर वेन जियांग को जितना देखती, उनका दिल उतना ही खुश हो जाता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ किस चीज की तलाश में घूम रहे हो? जियांग ने बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे सच उगल दिया। मैं यहाँ येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर के बारे में कुछ गुप्त सुराग ढूंढने आया हूँ। यह सुनते ही एल्डर वेंग ने अपनी भवें सिकोड़ ली और बुदबुदाई, वो तो एक बेहद रेयर और खतरनाक चीज है। उसे इतनी आसानी से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल या बोलो तो नामुमकिन काम है। लेकिन तभी उनके पास खड़ी भतीजी ने सोच में डूबते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और झटके से जियांग की तरफ देखकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हें येलो स्प्रिंग प्योरीफाइंग वाटर चाहिए?
क्या गजब का इत्तेफाक था। हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के आने वाले इसी ऑक्शन में उसकी एक बोतल मौजूद थी। क्या जियांग के होश उड़ गए। वो तो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर का सुराग कहाँ मिलेगा, और इस लड़की को इसके बारे में सब कुछ पता था। एल्डर वेंग ने जियांग की उलझन दूर करते हुए कहा, यह मेरी भतीजी है। हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन ऑक्शन हाउस में सुपरवाइजर है। अगर ये कह रही है कि वो चीज़ वहाँ मौजूद है तो समझो वो बिल्कुल सच है। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन याद रहे येलो स्प्रिंग प्यूरिफाइंग वाटर बहुत महंगा है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए पूरा पैसा है? अगर कमी पड़े तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। वो जियांग के इस मेडिसिन रिफाइन करने वाले नेक्स्ट लेवल टैलेंट की हद से ज्यादा कद्र करती थी। वेन सेंग नांग तो अपनी आगोश में खड़ी आंटी का ये रूप देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। आंटी, अगर किसी ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है तो बस अपनी आंखें झटका दो। उसकी इतनी कंजूस और बेहद कड़क रहने वाली आंटी ने आज तक खुद अपनी सगी भतीजी पर कभी इतनी परमिशन और मेहरबानी नहीं दिखाई थी। एल्डर वेन ने उसे तीखी नजरों से घूरा और रौब से कहा, जियांग बहुत काबिल डिसाइपल है। अगर तुम्हारे पास इसकी आधी काबिलियत भी होती तो आज तुम्हें इस तरह खजाने के लिए हर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेन सिंह नांग निशब्द रह गई। उसने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उसे सरेआम ये डांट पड़ गई थी। उसने चिढ़कर जियांग को ऊपर से नीचे तक आंका। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम में ऐसा क्या नेक्स्ट लेवल का दम है। जियांग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस फालतू की बहस में खुद को घिरा पाकर उसने अदब से हाथ जोड़े और मुस्कुराया। एल्डर वेन मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही हैं। वेन सेंग नांग ने अपने होठ भींचे। वो उस पर कोई तीखा तंज कसने ही वाली थी। तभी अचानक मायरॉयड ट्रेजर्स बिल्डिंग के भीतर एक बहुत बड़ा और भारी घंटा गूंज उठा। टांग! हॉल में मौजूद सभी डिसाइपल्स और कस्टमर्स के भीतर जैसे एक नया करंट दौड़ गया। यहाँ तक कि बाहर से गुजर रहे खूंखार मार्शल आर्टिस्ट भी उस आवाज को सुनकर अंदर की तरफ लपके। पलक झपकते ही जो मायराइड ट्रेजर्स बिल्डिंग अभी तक बिल्कुल शांत थी, वो इंसानों के एक बहुत बड़े सैलाब में बदल गई। अगर वहां एल्डर वेन का वो भारी और खतरनाक दबदबा मौजूद न होता जो लोगों को दूर रख रहा था, तो भीड़ उन तीनों को कब का एक दूसरे से अलग कर चुकी होती। आंटी, आखिर ये क्या तबाही मची है यहाँ? वेन सेंगोंग ने हैरान होकर पूछा। एल्डर वेन ने अपनी उंगलियों पर वक्त का हिसाब लगाया और हकीकत भांप ली। हर 10 दिनों में मायराइट ट्रेजर्स बिल्डिंग अपने कुछ खास हेवनली मटेरियल्स, अर्थली ट्रेजर्स और जादुई दवाओं को एक स्पेशल ऑफर और बेहद कम प्राइस पर निकालती है। आज ठीक वही दिन है। तुम लोग देख लो, अगर कोई काम की चीज मिल जाए, इससे तुम्हारे पैसों की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। क्या सच में? जियांग की आंखों में एक हल्की सी उत्सुकता जागी, लेकिन वो इस सेक्ट की पॉलिटिक्स और मार्केट के खेल को बहुत अच्छे से समझता था। आमतौर पर जो चीज़ें इस तरह के स्पेशल ऑफर में निकाली जाती थी, वो या तो बिल्कुल बेकार होती थी या फिर उसकी वैल्यू इतनी कम होती थी कि उन्हें बेच पाना नामुमकिन होता था। इस खेल के पीछे बहुत बड़े बड़े गड्ढे और धोखे छिपे होते थे। ऐसी जगह से कोई असली माल निकालने के लिए इंसान के पास बहुत पारखी नजरें होनी चाहिए थी। सेन वेंगोंग ने घमंड में अपने हाथ समेटे और मुस्कुराई। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चीजों की सही औकात और उसकी वैल्यू को पहचानना ही मेरा असली काम है। उसने जियांग की तरफ एक घमंडी नजर डाली। वो उसके सामने अपनी असली ताकत का जलवा दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जूनियर ब्रदर, अगर तुम्हें वहाँ कोई भी चीज़ पसंद आए तो मुझे बताना। मैं उसकी असली औकात पहचानने में तुम्हारी मदद करूंगी। जियांग के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान आ गई। उसका यहाँ किसी सस्ते माल को बटोरने का कोई इरादा नहीं था, पर सामने वाली ने खुद आगे बढ़कर अपनी परमिशन दी थी, तो वो इस बात को टाल नहीं पाया। उसने कहा, सीनियर सिस्टर, आपकी इस दयालुता के लिए शुक्रिया। कुछ ही देर बाद मायरॉय ट्रेजर्स बिल्डिंग के 4 तगड़े और भारी कल्टीवेटर्स अंदर के हॉल से 3 गज चौड़ी एक बहुत बड़ी गोल प्लेट उठाकर बाहर लाए। उस प्लेट के ऊपर एक से बढ़कर एक चमचमाती हुई चीजें सजी थी। ठीक वैसा ही
जैसा जियांग ने अंदाजा लगाया था। वो सारा का सारा माल या तो बहुत अजीब था या फिर उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा कर रखी गई थी कि कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। वो सारा सड़ा हुआ माल और एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुकी दवाएं थी। और जैसे ही वो प्लेट सामने आई, वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। वेन सेंगनांग बिल्कुल शांत रहकर अपनी चीते जैसी नज़रों से उस माल को परख रही थी। तभी अचानक उसने लपक कर एक जादुई जेड बॉटल को अपने हाथों में उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। ये तो एक मिड ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल है, वो भी बिल्कुल आधी कीमत पर। जूनियर ब्रदर, तुम्हारी किस्मत तो रातों रात चमक गई। ऐसी मिड ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बहुत रेयर होती हैं, और इस आधी कीमत पर ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। जियांग ने सिर्फ एक सरसरी नज़र उस बोतल पर डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के रूखे लहजे में कहा, इसकी क्वालिटी हद से ज़्यादा घटिया है। अगर इस पर 70% का डिस्काउंट भी मिले तब भी इसे खरीदना सीधे सीधे घाटे का सौदा है। क्या? एल्डर वेन यह सुनकर हैरान रह गई। उनकी पारखी आंखों को तो उस पील की चिकनी और चमकदार सतह पर एक बहुत ही बेहतरीन और भरपूर स्पिरिचुअल लाइट नजर आ रही थी। वो कहीं से भी घटिया क्वालिटी की नहीं लग रही थी। वेन सिंह नांग के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो गुस्से और बेइज्जती के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम दवाओं